दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई फाइनली जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 आने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं कलिंग गेम आर्क को। और भाई इसका रिसेंटली ट्रेलर भी आया था जो कि भाई क्रेजी था। मैं तो भाई देखने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीजन 3 के लिए। सो सिंस भाई जेजेके का सीजन 3 आने वाला है तो भाई बहुत सारे लोगों को पहले क्या हुआ था ये याद नहीं होगा और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा कि आखिर ये तेंगेन कौन है, केंजाकू का असली गोल क्या है, गेटो और गोजो में दुश्मनी क्यों हो जाती है और सीजन 2 के लास्ट में जाके यूटा यूजी को मारना क्यों चाहता है। सो आज की वीडियो में मैं एंटायर स्टोरी और जुजुत्सु काइसन को एक्सप्लेन करूंगा टिल सीजन 2, वो भी प्रॉपर टाइमलाइन के साथ इन सीक्वेंस। तो भाई अगर तुम्हें सीजन 3 को प्रॉपरली एंजॉय करना है तो भाई इस रिकैप वीडियो को मिस जरा भी मत करना। तो भाई जल्दी से जाओ और कुछ तो खाने पीने के लिए लेकर आओ और आराम से बैठकर एंजॉय करके देखो इस वीडियो को। भाई द वे भाई हैप्पी न्यू ईयर सभी का। वैसे मैं स्टार्टिंग में बोल लेता पर भाई ये वीडियो मैंने न्यू ईयर के पहले रिकॉर्ड करके रखी थी इसलिए भाई अभी बोल रहा हूँ। और हाँ भाई सॉरी ऐसा बीच में निकले, सो अभी जाओ और मस्त खाते हो इस वीडियो को एंजॉय करो क्योंकि मैं भी अभी खाना ही खा रहा हूँ, वो भी अपना एक पीनट बटर सैंडविच। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले ये कर्स एनर्जी होती क्या है जुजुत्सु काइसन में ये मैं सिंपल में बता देता हूँ क्योंकि भाई कर्स एनर्जी जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और अगर तुम लोग इसे ही नहीं समझोगे तो तुम्हें भाई स्टोरी समझ में नहीं आएगी। देखो कर्स एनर्जी कुछ भी नहीं बल्कि ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशन जैसे कि गुस्सा, दर्द, दुख, फ्रस्ट्रेशन से बनती है। जहाँ जापान में लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते जिसके कारण उनके अंदर से कर्स एनर्जी लीक होने लगती है एंड उससे बनते हैं कर्स स्पिरिट। और ये कर्स स्पिरिट हर साल हजारों लोगों को टपका देते हैं और इन कर्स स्पिरिट्स को रोकने वाले एंड नॉन सॉर्सरर्स को बचाने वाले होते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर जिनके दिमाग के वायर थोड़े से अलग होते हैं और ये इन कर्स स्पिरिट्स को देख सकते हैं, अपने कर्स एनर्जी को यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड वेरियस इनेट टेक्निक का यूज करके इन कर्स स्पिरिट्स को मार सकते हैं। इन शॉर्ट ये ज्यादा कर्स एनर्जी के साथ बॉन्ड होते हैं एंड ये अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो भाई होप सो तुम्हें ये सिंपल में समझ तो आ गया होगा। सो अब चलते हैं अपने मेन स्टोरी के ऊपर। सो भाई कहानी शुरू होती है सातोरू गोजो से जब वो बस 16 साल का था, पर तब भाई गोजो इतना ज्यादा गॉड लेवल नहीं था जितना वो अभी है। जहाँ गोजो को ना ही रिवर्स कर्स टेक्निक आती थी, ना ही रेड टेक्निक और ना ही पर्पल हॉलो, पर फिर भी ये और इसका बेस्ट फ्रेंड सुगुरु गेटो अपने हाई स्कूल के सबसे बड़े गुंडे सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स थे। जहाँ हम जुजुत्सु हाई की बात करें तो भाई ये वो स्कूल है जहाँ वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जुजुत्सु सॉर्सर बनने में ताकि वो कर्स स्पिरिट से फाइट कर सके। सो अगर हम थोड़ी गोजो की बात करें तो भाई ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर है इन द रिसेंट टाइम जिसे लिटरली भाई कोई भी हरा नहीं सकता। लाइक लिटरली जब गोजो पैदा हुआ था तब वर्ल्ड में पावर का इम्बैलेंस हो गया था क्योंकि भाई गोजो लिटरली ऐसा बंदा था जो कि 400 सालों में 6 साइज एंड इवन लिमिटलेस टेक्निक के साथ बॉर्न हुआ था। और अगर हम बात करें गेटो की, क्या बोल क्या रहा हूं मैं, तो भाई ये भी खतरनाक वाला पावरफुल है जिसके पास वन ऑफ द मोस्ट वाडिव एबिलिटी है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। जहाँ ये कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब करके उन्हें अपने आर्मी में ला सकता है बिल्कुल पोकेमॉन की तरह एंड अपने लिए यूज भी कर सकता है। जहाँ इन कर्सेस को कंट्रोल करने के लिए इसे उन कर्सेस को ऑब्स में कन्वर्ट करके खाना पड़ता है जो कि एक उल्टी साफ किए हुए कपड़े के जैसा टेस्ट करता है। और भाई गेटो का एक स्टार्टिंग से बिलीव भी था कि स्ट्रॉन्ग लोगों को हमेशा कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन सॉर्सरर्स हो गए। वेल अभी के लिए ये बिलीफ है पर आगे जाके ये चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ भाई इन दोनों की एक और तीसरी दोस्त भी थी बाय द नेम शोको जो कि आगे जाके डॉक्टर बनती है। तो भाई ऐसे ही गेटो और गोजो को एक दिन एक मिशन मिलता है जहाँ उन्हें एक लड़की को प्रोटेक्ट करना होता है बाय द नेम रिको अमानाए। जहाँ ये लड़की कोई नॉर्मल ऐसी वैसी लड़की नहीं बल्कि एक स्टार प्लाज्मा वेसल होती है। देखो सीन ऐसा है कि जुजुत्सु काइसन में एक मास्टर तेंगेन नाम का बंदा है जो कि एक इमॉर्टल है एंड यही वो बंदा है जो कि जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड को मेंटेन करता है। जहाँ हर 500 साल में उसे अपनी बॉडी को चेंज करना पड़ता है क्योंकि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसकी बॉडी इवॉल्व होकर पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकती है। तो इसलिए भाई हर 500 ईयर्स में एक ऐसे वेसल को सैक्रिफाइस किया जाता है जो कि मास्टर तेंगेन के साथ मर्ज हो सके। और इस बार ये वेसल और कोई नहीं बल्कि रिको अमानाए थी जो कि तेंगेन के साथ मर्ज होने वाली थी। पर भाई सिंस हर स्टोरी में दुश्मन होते हैं तो अपने इस स्टोरी में भी दुश्मन है जहाँ दो ऐसे ग्रुप है जो कि रिको अमानाए को मारना चाहते हैं ताकि वो तेंगेन के साथ मर्ज ना हो पाए। जिसमें पहला है क्यू ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इनका कोई स्पेसिफिक गोल तो नहीं है, बस इन्हें सिस्टम हिलाना है और बस केओस मचाना है पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में। और दूसरा है टाइम वेसल एसोसिएशन। ये वो रिलीजियस लोग हैं जो कि तेंगेन को एक भगवान मानते हैं और ये लोग चाहते नहीं है कि उनके भगवान के साथ एक ह्यूमन को मर्ज किया जाए क्योंकि इन्हें लगता है कि उनका भगवान तेंगेन अगर एक रिको जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ मर्ज हो जाएगा तो वो इम्प्योर हो जाएगा। भाई यार क्या नीच लोग हैं। जिसके कारण फिर इस मर्जर को रोकने के लिए इन नीच लोगों ने हायर किया था वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर ऑफ जुजुत्सु काइसन बाय द नेम वन एंड ओनली तोजी फुशिगुरो।
तो देखो, अगर हम तोजी की थोड़ी सी बात करें तो ये भी जेनिन क्लैन से ही था, पर इसे जेनिन क्लैन वालों ने आउटकास्ट कर दिया था क्योंकि इसके पास जीरो कर्स्ट एनर्जी थी। पर जीरो कर्स्ट एनर्जी के बदले में उसे मिली थी हेवनली रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सेंसेस। सो सिंस भाई जेनिन क्लैन वालों ने तोजी को इतना ज्यादा सताया था कि वो आगे जाके इस क्लैन को ही छोड़ देता है और अपना नाम बदलकर एक सॉर्सरर किलर बन जाता है। तो भाई तोजी का मिशन था अब रिको को टपकाना, और भाई तोजी को पता है कि रिको को प्रोटेक्ट और कोई नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो सातोरू कर रहा है। और भाई अगर तोजी गोजो के साथ ऐसे ही हेड टू हेड फाइट करने जाएगा तो पक्का मारा जाएगा। तो इसलिए तोजी अपना दिमाग लगाकर एक प्रॉपर प्लानिंग करता है, जहां वो रिको के ऊपर एक 30 मिलियन की बाउंटी लगा देता है ताकि बाकी के सारे चिंदी चोर असैसिन्स आके रिको को मारने का ट्राई करे और गेटो और गोजो के ऊपर लगातार अटैक करते रहे, जिनसे कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो फिर भाई ऐसे ही गोजो रिको को बचाने के चक्कर में 2 दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं सोता है एंड लगातार अपने 6 आइज का यूज करके उसे प्रोटेक्ट करता है। जब आगे जाके फिर बाउंटी का टाइम खत्म होता है तब गोजो फाइनली रिलैक्स कर पाता है और सोचता है कि फाइनली वो सेफ है, पर फिर भी उसके अभी भी दिमाग में ये चल रहा होता है कि आखिर ये बाउंटी किसने लगाई है, और उसे अभी भी डाउट है कि कोई ना कोई उसके ऊपर अटैक तो कर ही सकता है। पर स्टिल गोजो मान के चलता है कि शायद से अब सब कुछ सेफ है और थोड़े टाइम के लिए अपना गार्ड डाउन कर लेता है। सिंस अब बाउंटी का टाइम खत्म हो गया था तो गेटो एंड गोजो दोनों रिको को लेकर टाइम वेसल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर चले जाते हैं ताकि वो तेंगेन के साथ मर्ज हो जाए। इसी वक्त फिर सुमड़ी से एंट्री मारता है तोजी और पीछे से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। इसे देख गोजो गेटो को रिको को लेके भागने को बोलता है एंड फिर गोजो फुल तोजी को टक्कर देता है एंड दोनों में अच्छी खासी फाइट भी होती है। पर सिंस भाई गोजो इतना टाइम से सोया हुआ नहीं था तो वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और एग्जॉस्टेड फील कर रहा था एंड इसी चीज का फायदा उठा के तोजी गोजो को पूरी तरह इंश्योर कर पाता है, जहां तोजी अपना वर्म कर्स का यूज करके जहां वो अपने सारे इलीगल वेपन्स रखता था उसमें से एक खतरनाक वेपन निकालता है बाय द नेम इनवर्टेड स्पीयर ऑफ हेवंस, जो कि एक ऐसा वेपन है जो कि किसी भी कर्स टेक्निक को नलिफाई कर सकता है। और फिर क्या भाई, तोजी अपने इसी टूल का यूज करके गोजो के लिमिटलेस को बाईपास कर देता है और उसके गले पे स्टैप करता है और उसको बीच से ही फाड़ देता है, जिससे अपना गोजो ऑन द स्पॉट मर जाता है। फिर गोजो को मारने के बाद ये तोजी का बच्चा रिको को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम नीचे अंडरग्राउंड में देखते हैं कि गेटो एंड रिको रेडी हो रहे थे मर्जर के लिए, पर तभी भाई रिको थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है कि उसे अभी भी जीना है, उसे अपने दोस्तों के साथ घूमना है, फिरना है, मजे करना है। इसे सुन भाई गेटो शांत हो जाता है क्योंकि दोनों गेटो और गोजो इसके खिलाफ थे और रिको को मर्ज होने से रोकना चाहते थे। और लिटरली इन दोनों भाइयों ने डिसाइड करके रखा था कि भाई अगर रिको ने एक बार भी मना किया कि उसे मर्ज नहीं होना है तो ये भाई तेंगेन जैसे गॉड लेवल बींग से भी भिड़ जाएंगे, चाहे वो तेंगेन कितना भी बाप बंदा हो। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रिको को प्रोटेक्ट करेंगे। रिको फिर खुश होकर अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और बोलती है कि मैं वापस घर जाऊंगी। और फिर गेटो भी अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बोलता है कि चलो हम घर वापस जाते हैं। पर भाई तभी तोजी बिना वार्निंग के सीधा हेडशॉट मार के रिको को मार देता है और रिको वहीं पे नीचे गिरकर मर जाती है। भाई यार ये तो अलग ही लेवल का प्रोफेशनल बंदा है, साले में कोई इमोशंस है क्या नहीं? इसे देख तो भाई गेटो अपना फुल शॉक में चला जाता है और गुस्सा हो जाता है और तभी अपने कर्सेस और ड्रैगन्स को निकाल कर तोजी के ऊपर अटैक करता है और दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है। जब फाइट के वक्त गेटो सोचता है कि अगर वो तोजी के वो वर्म कर्स को अगर एब्सॉर्ब कर ले तो वो उसका यूज करके उसे हरा सकता है। पर यही भाई गेटो की एक बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि अगर किसी भी कर्स का मास्टर जिंदा है तो उसे पहले उस मास्टर को हराना पड़ता है, तभी जाके वो उस कर्स को एब्सॉर्ब कर पाएगा। तो भाई गेटो फिर तोजी के वर्म कर्स को एब्सॉर्ब करने में फेल हो जाता है, तो उसके बाद तोजी गेटो को कुत्तों की तरह मारता है। पर तोजी गेटो को जान से नहीं मारता क्योंकि उसे पता था कि अगर वो गेटो को मारेगा तो उसके अंदर के हजारों कर्सेस बाहर निकल आ जाएंगे और ये हेडेक तोजी को चाहिए नहीं था, जिसके कारण वो गेटो को वहीं पे जिंदा छोड़कर चला जाता है और रिको की बॉडी को उठाकर टाइम वेसल एसोसिएशन को देने के लिए निकल जाता है। भाई तोजी अपना फुल पेमेंट लेके बोनस लेके खुश होकर बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने प्रकट होता है द वन एंड ओनली गोजो सातोरू। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोजो जब मरा था तब उस वक्त मौत के मुंह में उसने अपना पूरा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक में लगा दिया था, जहां गोजो ने अपने नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव एनर्जी बनाई एंड फिर अपने ब्रेन एंड बॉडी को हील कर दिया। और भाई जब गोजो फाइनली तोजी को मिलता है तो भाई उस सीन में तो गोजो खतरनाक वाला पागल बन जाता है, जहां वो हवा में उड़कर फुल हाई फील करता है और फुल डायलॉग मारता है कि थ्रू आउट द हेवन एंड अर्थ आई अलोन am the honored one। और भाई इस वक्त हम गोजो के लिटरली अलग ही रूप को देखते हैं जहां वो पावर के नशे में डूबा हुआ होता है। इसके बाद तोजी तुरंत ही गोजो के ऊपर अटैक करता है, पर भाई इस बार अपना गोजो अलग ही लेवल पे है, जिसके कारण गोजो तोजी के हर एक अटैक को इजीली डॉज करता है एंड फिर पहली बार यूज करता है अपनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक होलो
सुपर जिसका यूज करके वो तोजी के आधे बॉडी को ही गायब कर देता है। भाई तोजी को समझ में नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है और वो एक ही मोमेंट में मारा जाता है। पर मरने से पहले तोजी बस गोजो को एक ही बात बोलता है कि मेरा एक बेटा है मेगुमी, जिसे मैंने जेनिन क्लैन को भेजा था, अब देखो तुम्हें उसके साथ क्या करना है। बेसिकली बोलूं तो तोजी गोजो को अपने बेटे को बचाने को बोलता है। सो भाई ये सब मैटर होने के बाद गोजो रिको के बॉडी को लेने के लिए जाता है, जहाँ वो कल्ट के सारे लोग रिको के मरे हुए बॉडी को देखकर ताली बजा रहे होते और खुश हो रहे होते। भाई यार कैसे अजीब लोग हैं यार ये। वेल इसके बाद फिर फाइनली गेटो भी वहां पर पहुंच जाता है, जो कि खुद को हील करके वहां पे जाता है, पर जाते समय उसे तोजी का कर्स वर्म कर्स मिलता है। वेल गेटो वहां पे आने के बाद गोजो डायरेक्टली गेटो से पूछता है क्या भाई इन सबको मार दूं क्या, वैसे भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है अभी। पर उल्टा गेटो बोलता है कि हम सॉर्सरर्स है, हम बिना वजह किसी को भी नहीं मारते और हमारे पास वैसे भी कोई रीजन नहीं है इनको मारने के लिए। जिसे देख हमें समझ में आता है कि भाई गेटो कितना ज्यादा सपोर्ट करता था नॉन सॉर्सरर्स को लेके। पर भाई इसी इंसिडेंट के बाद गेटो का दिमाग पूरा खराब होना शुरू हो जाता है। पहले ये ट्रेजिक मिशन होने के बाद गोजो, जो कि अब द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बन चुका है, वो अकेले हर मिशन पे चला जाता है क्योंकि उसे अब किसी की जरूरत ही नहीं होती। इसके कारण फिर भाई गेटो अपना अकेला पड़ जाता है और रिको के मौत से वो इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी मौत को लेकर खुद को गिल्टी पाता है। एंड इसी के कारण गेटो का पूरा बिलीफ ही टूट जाता है और फिर गेटो हर रोज कर्सेस को खाना चालू करता है और सोचता है कि आखिर मैं इन नॉन सॉर्सरर्स को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, जहाँ ये नॉन सॉर्सरर्स हमें इतना भला बुरा बोलते हैं, क्या ये लोग डिजर्व भी करते हैं बचना। इसके बाद ऐसे ही एक दिन हम गेटो को फुल डिप्रेशन मूड में एक बेंच के ऊपर बैठे हुए देखते हैं विथ हायाबारा, जो कि उनके स्कूल का ही एक जूनियर होता है। एंड तभी भाई गेटो की मुलाकात होती है यूकी सुकुमो से। जहाँ यूकी की बात करें तो ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है जो कि फॉरेन कंट्रीज में जाके घूमती है। यहाँ गेटो और यूकी के बीच में ना थोड़ी सी बातें होती है, जहाँ यूकी बोलती है कि उसका गोल है पूरे वर्ल्ड से ही क्रिएशन ऑफ कर्स स्पिरिट को ही खत्म करना, जहाँ वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे नॉन सॉर्सरर के लीक कर्स एनर्जी की वजह से ही कर्स स्पिरिट्स क्रिएट होती है। और अगर ये चीज को रोकना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला या तो सबको तोजी जैसा बना दो, मतलब कि सबके पास जीरो कर्स एनर्जी हो, या दूसरा उन्हें सॉर्सरर बना दो और उन्हें ट्रेनिंग दो ताकि उनकी कर्स एनर्जी लीक ही ना हो पाए। पर फिर भाई इन्हीं बातों में गेटो को ये रियलाइज होता है कि एक और तीसरा ऑप्शन भी है कि सारे नॉन सॉर्सरर्स को ही खत्म कर दो, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो कर्स स्पिरिट्स बनेंगे ही नहीं। बस फिर भाई यही बात गेटो के दिमाग में घूमने लगती है एंड फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां सिर्फ सॉर्सरर्स होंगे। और भाई यही से शुरू होता है गेटो का विलन बनने की स्टोरी। इतना ही नहीं, यूकी के साथ बात करने के बाद गेटो को यह भी पता चलता है कि रिको के मरने के बावजूद भी मास्टर तेनगेन ने ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया है और वो स्टेबल है। जिसे सुन गेटो सोचता है इसका मतलब रिको की मौत एक वेस्ट थी, किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ा उसकी मौत से। और भाई इसे सोचकर गेटो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पगला बन जाता है। वेल इन सब इंसिडेंट्स के कारण पहले गेटो इतना ज्यादा दुखी और डिप्रेस था कि इसके बाद एक और खतरनाक हादसा हो जाता है, जहां जुजुत्सु हाई का एक जूनियर स्टूडेंट हायाबारा और गेटो का अच्छा दोस्त एक मिशन में मारा जाता है और इसके साथ साथ नाना भी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाता है। और भाई ये देखकर फाइनली गेटो का पूरा दिमाग सटक जाता है। वो खुद से मन में पूछता है कि आखिरकार हम इन नॉन सॉर्सरर्स मंकीज को बचाने के लिए अपने दोस्तों की लाशें क्यों बिछा रहे हैं और आखिरकार हम इन्हें क्यों ही बचाए जो कि दूसरों की लाइफ की जरा भी परवाह नहीं करते। और भाई ये सब के बाद एक दिन फाइनली गेटो स्नैप कर जाता है और वो एक गांव में जाके सारे नॉन सॉर्सरर्स लोगों को खत्म करके उनका मैसेकर कर देता है, जहां सिर्फ वो दो छोटी बच्चियों को छोड़ता है जो कि कर्सेस को देख सकते थे। और यहीं पे हमें पता चलता है कि ये दो बच्चियों को इन गाँव वालों ने कैद करके रखा था और ये गाँव वाले इन दो बच्चियों को टॉर्चर कर रहे थे, जिनका नाम था नानाको एंड मिमिको। एंड फिर गेटो इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है एंड जुजुत्सु हाई को फाइनली गुड बाय बोल के निकल जाता है। इसके बाद अगले दिन जुजुत्सु हाई का प्रिंसिपल गोजो को बोलता है कि गेटो ने एक रात में पूरे गांव का मैसेकर कर दिया एंड इवन अपने पेरेंट्स तक को जान से मार दिया है। इसे सुन गोजो शॉक हो जाता है और बोलता है कि मेरा दोस्त गेटो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वेल इसके बाद गोजो जब फाइनली गेटो को कन्फ्रंट करता है वो फेमस KFC वाले सीन के पास, तो तब गेटो गोजो को अपना प्लान बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ सिर्फ सॉर्सरर्स होंगे। इसे सुन गोजो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, हम ऐसा कर भी नहीं सकते और ऊपर से हम इनोसेंट लोग को ऐसे नहीं मार सकते। पर गेटो उल्टा गोजो को बोलता है कि भाई तू तो एक गॉड है ना, तू चाहे तो ये कर सकता है और अगर तू ये कर सकता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। एंड फिर गेटो वो फेमस मीम वाला डायलॉग मारता है गोजो को
कि आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज यू आर सातोरू गोजो और यू आर सातोरू गोजो दैट्स व्हाई यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड इसके बाद जाते जाते गेटो बोलता है कि मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा ये अचीव करने में, और वहां से चला जाता है। एंड फिर दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। ये सब के बाद गोजो सबसे पहले जाता है और तोजी के डील को कैंसिल करवाता है एंड मेगुमी को बचा लेता है, जहाँ वो मेगुमी एंड सुमिकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ताकि आगे जाके मेगुमी उसका एक पावरफुल एलाई बन सके। दूसरी तरफ भाई गेटो भी अलग ही लेवल पे गेम खेलता है, जहाँ वो टाइम वेसल एसोसिएशन में जाके वहाँ के सारे लोगों को मार देता है, उनका सारा पैसा हड़प लेता है और अपना एक कल्ट बना लेता है, जिसके कारण फिर गेटो के पास पैसा ही पैसा होता है और फॉलोअर्स भी होते हैं जो कि उसी की तरह नॉन सॉर्सरर्स को हेट करते थे। ये सब के बाद हम सीधा 6 ईयर के टाइम स्किप को देखते, जहाँ एंट्री होते अपने जेजे के जीरो के मूवी के हीरो की बाय द नेम यूटा ओकोत्सु, और यहीं पे हमें यूटा की प्रॉपर स्टोरी के बारे में भी पता चलता है, जहाँ इसकी बैक स्टोरी थोड़ी डिप्रेसिंग है और इंटरेस्टिंग भी, जहाँ हम देखते हैं कि बचपन में यूटा को निमोनिया हो गया था तो उसके कारण उसे हॉस्पिटलाइज किया था, और यहीं पे उसकी मुलाकात होती है रिका आरिमोटो से, जहाँ यूटा को पता चलता है कि रिका के माँ बाप एक मिस्टीरियस तरीके से मारे गए थे। इसके बाद फिर दोनों एक ही स्कूल में ज्वाइन भी हो गए थे और दोनों अच्छे खासे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। लेकिन रिका इतनी ऑब्सेस थी यूटा के साथ कि उसने तो अपने मम्मी के वेडिंग रिंग तक को यूटा को पहना दिया था और बोला था कि हम बड़े होकर शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। पर भाई किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जहाँ आगे जाके रिका एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है, जहाँ वो एक्चुअली में मरती तो नहीं, मरती तो है पर उसका सोल अभी भी जिंदा रहता है और वो एक वेंजफुल कर्स स्पिरिट में बदल जाती है और यूटा से चिपक जाती है। भाई शायद से रिका ने वो हमेशा साथ रहने वाला वादा कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सो भाई अब रिका एक नॉर्मल भूत नहीं बल्कि एक कर्स स्पिरिट की तरह यूटा को हमेशा प्रोटेक्ट करती है एंड उसके लिए किसी को भी फाड़ के रख सकती है। फिर इसके बाद हमें यूटा के फ्लैशबैक के बारे में दिखाते हैं कि कैसे स्कूल के वक्त यूटा को 4 बुलिस परेशान कर रहे होते हैं। तो तभी ऑफकोर्स रिका को ये पसंद नहीं आता, तो वो उन चारों बुलिस को पकड़कर एक लॉकर के अंदर ठूस कर रख देती है। भाई सोचो 4 लोग एक ही लॉकर के अंदर, लिटरली उनकी चटनी बन जाती है। वो जिंदा तो रहते पर उन्हें देख के समझ जाता है कि ये जिंदा होके भी मर गए हैं। और इसी इंसिडेंट के बाद भाई जुजुत्सु हाई को पता चल जाता है कि भाई यूटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, तो फिर वो 4 सॉर्सरर्स को भी भेजते हैं यूटा को पकड़ने के लिए, जिसमें एक ग्रेड 1 सॉर्सरर भी होता है। पर भाई रिका उन सबकी वाट लगा देती है। रिका भाई इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लिटरली बड़े बड़े सॉर्सरर भी उसके सामने बच्चे थे। फिर ये इंसिडेंट के बाद जुजुत्सु हाई के बुड्ढे वो हायर अप बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं एंड वो यूटा को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। और इसे सुन भाई यूटा रेजिस्ट भी नहीं करता, क्योंकि भाई वो खुद ही इतना ज्यादा डिप्रेस था क्योंकि उसके वजह से इनोसेंट लोग मर रहे थे। और एक बार तो भाई यूटा ने खुद को मारने की भी कोशिश की थी, पर भाई ऑफ कोर्स रिका ने उसे नहीं मरने दिया। सो भाई यूटा के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को सुनकर तभी एंट्री होती है अपने गोजो सातोरू की, जहाँ गोजो हायर अप्स को बोलता है रुको जरा सबर करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं यूटा को जुजुत्सु हाई लेकर जाता हूँ, उसे ट्रेनिंग देता हूँ जिससे कि वो रिका के पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाए। और इसे सुन भाई हायर अप्स मना भी नहीं करते, क्योंकि भाई उन्हें भी पता है कि वो गोजो से फाइट तो नहीं कर पाएंगे और गोजो को भाई जो मन करेगा वो वही करने वाला है। इसके बाद भाई फाइनली यूटा ज्वाइन करता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, जहाँ पे हम फाइनली देखते हैं माकी जेनिन को जो कि वेपन्स में एक्सपर्ट होती है, दूसरा है पांडा जो कि एक कर्स्ड कॉप्स है, और तीसरा है तोगेनुमा की जो कि काइंड ऑफ गूंगा है। तो भाई जैसे ही अपना यूटा क्लास में घुसता है इन तीनों को रिका का ऑरा फील होता है। आफ्टर ऑल भाई रिका के पास एंडलेस कर्स एनर्जी है एंड वो इनविंसिबल है, एंड इसी के कारण भाई फिर वो तीनों खतरनाक वाला डर जाते हैं एंड फिर रिका के इविल प्रेजेंस के कारण यूटा के ऊपर अटैक करते हैं। और भाई फिर रिका उन्हें अपनी औकात दिखा देती है एंड इसके बाद भाई गोजो यूटा को एंड उन तीनों को सारी स्टोरी समझाता है। तो ये होने के बाद गोजो एक दिन बोलता है कि चलो बच्चों को थोड़ा पिकनिक मिशन पे भेजते हैं, जहाँ वो माकी एंड यूटा को एक एलिमेंट्री स्कूल पे भेजता है, जिससे कि यूटा को भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिले। देखो इस स्कूल में सीन ऐसा था कि यहाँ के बच्चे एक दिन गायब भी हो गए थे, एंड इसके बाद गोजो ये भी एक्सप्लेन करता है कि स्कूल्स एंड हॉस्पिटल कर्सेस के लिए एक हॉटस्पॉट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशंस बहुत ही ज्यादा होते हैं। फिर फाइनली दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जाते ही माकी स्टार्टिंग में ही 3 कर्सेस को मार देती है, पर दूसरे साइड अपना यूटा डर के मारे चुपचाप खड़ा हुआ होता है। कि तभी माँ की एक स्ट्रेंज चीज भी नोटिस करती है कि कोई भी कर्सेस यूटा के ऊपर अटैक ही नहीं कर रहे हैं। वेल ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो रिका से डर रहे हैं इसलिए। एंड फिर भाई इसे देख माँ की यूटा की स्टूडेंट आईडी को चेक करती है, जहाँ वो देखकर शॉक हो जाती है कि भाई यूटा लिटरली एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। और भाई पूरे जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में सिर्फ 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, जिसमें गेटो, गोजो एंड युकी आते हैं। और भाई माँ के सोचते कि ये नया बंदा जो कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। इससे फिर माँ की भी समझ जाती है कि रिका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है।
वेल ये सब बातें चली रही होती है कि तभी एक जायंट कर्स आ जाता है, जहाँ ये कर्स बाकी के सारे कर्सेस की तरह डरता नहीं एंड बल्कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को खा के निगल जाता है। वेल इस कर्स के पेट के अंदर जाने के बाद माकी एंड यूटा को वो गायब हुए बच्चे मिलते हैं। भाई उन बच्चों की हालत कर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसके कारण उन्हें जल्दी से वहां से बाहर निकलना ही था। लेकिन इसके बाद भाई सीन और भी ज्यादा खतरनाक होता है जब माँ की खुद भी उस कर्स से अफेक्ट होने लग जाती है, जिसके कारण भाई सारा बोझ अब अपने यूटा के कंधों के ऊपर आ जाता है। और ये भाई सबके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि भाई यूटा को घंटा भी नहीं पता कि क्या करना है। पर तभी भाई माँ की फुल फ्रस्ट्रेशन में यूटा को एक मोटिवेशनल स्पीच देती है, जहाँ वो बोलती कि भाई हम लिटरली मौत के मुंह में, और अगर तू कुछ नहीं करेगा तो हम सारे मारे जाएंगे। इसे सुन भाई लकीली यूटा का दिमाग चलता है एंड वो रिका की दी हुई रिंग को पहनता है, जिससे कि उसका कनेक्शन रिका के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और पहली बार भाई यूटा रिका को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी मदद करो और मुझे अपनी पावर दे दो। इसे सुन भाई रिका, जो कि अपने मर्जी से बाहर आती थी, वो फाइनली यूटा की बात सुनकर उसकी मदद करती है एंड उस कर्ज को भाई फाड़ कर रख देती है। और फिर यूटा सबको लेकर वहां से सेफली निकल जाता है। वेल ये इंसिडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में बैठकर यूटा डिसाइड करता है कि वो अब चेंज होगा। रिका के कर्ज को तोड़ने के लिए डिटरमाइन हो जाता है, जब वो सोचता है कि अगर रिका का कर्ज टूट जाएगा तो उसकी आत्मा फाइनली आफ्टर लाइफ चली जाएगी। पर भाई प्रॉब्लम यही है कि रिका का कर्ज इनविंसिबल है, जहाँ नॉर्मल कर्ज की तरह उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो इसके लिए यूटा को पहले स्टेप बाय स्टेप इस कर्ज को खोलना पड़ेगा। जहाँ यूटा का प्लान ये था कि वो अपने रिंग की मदद से रिका के थोड़े पावर को बोरो करेगा और अपने कटाना में डालेगा, और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस करेगा और वो ज्यादा पावर को चैनल करेगा जब तक रिका उसको अपनी पूरी पावर का कंट्रोल ना दे दे। और जब ऐसा होगा तब ऑफिशियली ये कर्ज टूट जाएगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें ये भी सुन लो जो कि एलिमेंट्री स्कूल मिशन के बाद होती है। पहला, ये मिशन होने के बाद उस रात स्कूल में एक मिस्टीरियस बंदा आता है, जिसके शैडो को देखकर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं सुगुरु गेटो है, जहाँ गेटो का एम है पूरे वर्ल्ड से नॉन सॉर्सरर्स को खत्म करना। पर ये करने के लिए उसकी करंट आर्मी जुजुत्सु सोसाइटी को हराने के लिए काफी नहीं। और यही पे रोल आता है रिका का, मतलब कि गेटो रिका के कर्ज को एब्सॉर्ब कर ले तो उसके साथ हो जाएगी, जिसके पावर की मदद से उसका सपना पूरा हो सकता है। गेटो का प्लान सिंपल था, पहले यूटा को मारो और अपनी कर्ज स्पिरिट मैनिपुलेशन का यूज करके रिका को एब्सॉर्ब कर लो। और इसी के लिए तो वो एलिमेंट्री स्कूल में अपने कर्सेस का ट्रैप बिछाता है, जिससे कि वो टेस्ट कर सके कि रिका कितनी पावरफुल है। दूसरी बात, जब माँ के और सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज थे तब यूटा को एक बात रियलाइज होती है, जहाँ उसे आज तक ऐसा लगता था कि शायद से रिका ने उसे कर्ज किया, पर शायद से ऐसा भी हो सकता है कि वो यूटा ही हो जिसने रिका को कर्ज किया हो। जब यूटा ने कहा था कि हाँ हम हमेशा साथ रहेंगे। इसे सुन भाई गोजो को भी ये थियरी थोड़ी सही लगती है। वो सोचता है कि एक नॉर्मल सी लड़की इतनी पावरफुल कर्ज कैसे बन सकती है। और फिर भाई यही सच जानने के लिए गोजो यूटा एंड रिका के फैमिली हिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वेल ये सब इंसिडेंट के बाद हायर अप्स गोजो को समन करते हैं और वो बोलते हैं कि इस बार रिका 422 सेकंड्स के लिए मैनिफेस्ट हुई थी और हमने यूटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी ताकि ये सब ना हो, और अगर रिका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती एंड वो पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करती तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता। जिसे सुन गोजो बोलता है कि अगर ये होता तो मैं अपनी जान सैक्रिफाइस करके रिका को रोकता। इसके बाद भाई हायर अप्स गोजो को बोलते हैं कि तुम भूले तो नहीं ना कि हमने यूटा का एग्जीक्यूशन सिर्फ सस्पेंड किया है, कैंसिल नहीं। और इसे सुन भाई गोजो लिटरली बोलता है कि तुम भी भूले नहीं ना कि अगर यूटा को किसने भी हाथ लगाए तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और ये बोल के गोजो वहां से निकल जाता है। भाई यार कितना बैडएस बंदा है यार गोजो, कुछ भी बोलो भाई उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता किसी से। हायर अप्स हो गए अपने घर पे। वेल फिर भाई कहानी अपने 3 मंथ्स आगे बढ़ती है एंड फिर इसी 3 महीनों में यूटा माकी की मदद से अपने कटाने के साथ जम के ट्रेनिंग करता है और क्योतो सिस्टर गुडविल इवेंट में भी पार्ट लेता है। देखो गुडविल इवेंट की बात करें तो ये वो इवेंट है जहाँ क्योतो एंड टोक्यो के स्टूडेंट्स आपस में भिड़ते हैं। वेल मांगा के हिसाब से टोक्यो वाले इस गुडविल इवेंट को आराम से जीत जाते हैं, ऑल बिकॉज रिका। और इसलिए तो मैं सीजन 1 में टोडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था गुडविल इवेंट के वक्त, जहाँ वो रिवेंज लेना चाहता था। वेल 3 महीने के टाइम स्किप के बाद यूटा को एक नया मिशन पे भेजते हैं विद टोगे इनुमाकी, क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर में टोगे इनुमाकी सबसे एक्सपीरियंस बंदा है, जहाँ उसकी कर्स टेक्निक है कर्स बीट। मतलब कि भाई वो जो भी बोलेगा वो रियल लाइफ में हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर वो बोलेगा झुक जा तो भाई तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, और अगर वो बोलेगा कपड़े निकाल तो भाई तुम्हें निकालने ही पड़ेंगे। भाई यार ऐसी एबिलिटी मुझे भी चाहिए यार, मजा आ जाएगा। सो ये पावर नो डाउट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर भाई इसका एक डाउन साइड भी है कि तोगे भाई कोई भी नॉर्मल वर्ड यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये जो भी बोलेगा वो सच ही होने वाला है। तो इसके कारण वो राइस बॉल इंग्रेडिएंट्स के नाम बोलता है, जैसे कि सुशी, सैल्मन, ये सब हो गया। दोनों फिर फाइनली मिशन के लोकेशन पे पहुंचते हैं, एक अबैंडन शॉपिंग सेंटर जो कि लो लेवल कर्सेस से भरा हुआ होता है। देखो मेन प्लान ये था कि टोगे सारे कर्सेस को मारेगा और यूटा बस साइड में खड़ा होकर देखेगा और सीखेगा। गोजो ने उल्टा यूटा को पहले ही वार्निंग भी दी थी कि कुछ भी करके रिका को बाहर मत आने देना।
क्योंकि हायर अप्स को ऑफकोर्स रिका पसंद नहीं है और अगर वो फिर से रैम्पेज में निकल जाएगी तो वो यूटा को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर जल्दी ला देंगे। वेल इसके बाद जैसे यूटा और टोगे अंदर जाते तो उन्हें कर्सेस का झुंड मिलता है, पर तभी टोगे बस एक वर्ड बोलता है एक्सप्लोड, जिससे सारे कर्सेस वहां के वहां खत्म हो जाते। इसे देख उन्हें लगता है कि मिशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि शॉपिंग सेंटर में सुमड़ी में से गेटो उन्हें देख रहा है, जहाँ गेटो का मकसद था रिका को अपनी आंखों से देखना और इसलिए उसने अपना एक पावरफुल कर्स वहां पे छोड़ा है जो कि टोगे एंड यूटा के ऊपर एम्ब्यूश कर सके। गेटो का प्लान था कि यूटा इतना ज्यादा प्रेशर में आ जाए कि उसके पास रिका को समन करने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। पर भाई इस बार सीन एलिमेंट्री स्कूल जैसा नहीं था। इस बार फाइट स्टार्ट होते ही टोगे यूटा को बोलता है कि साइड में जाकर खड़े हो जा, क्योंकि भाई यूटा अभी भी एक कच्चा खिलाड़ी है और वो इस लेवल के कर्स के सामने टिक नहीं पाएगा। अब देखो भाई टोगे की कर्स टेक्निक, कर्स स्पिरिट जरूर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर भाई इसका डाउन साइड भी है कि अगर टोगे कोई डेंजरस वर्ड जैसे कि एक्सप्लोड यूज करेगा तो उसका गला ही खराब हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसे एक थ्रोट मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो अपनी टेक्निक को यूज कर पाएगा। पर किस्मत देखो भाई टोगे की वो मेडिसिन उसके पॉकेट से गिर गई थी एंड वो भी उस पाउटा कर्स के पैरों के सामने। वेल इसे देख फिर यूटा सोचता है कि अगर टोगे अकेले लड़ेगा तो वो पक्का मारा जाएगा, जहाँ फिर यूटा अपने रिंग के मदद से रिका के थोड़े पावर को बोरो करता है और अपने कटाना में डालता है और उस कर्स के ऊपर अटैक करता है। भले यूटा का स्लैश उस कर्स को नहीं काट पाता, पर वो इतना टाइम खरीद लेता है कि जिससे वो उस मेडिसिन को उठा पाए। वेल फिर टोगे उस मेडिसिन को पीकर अपने गला ठीक करके बोलता है क्रश। फिर क्या भाई उस कर्स का वही के वही पिज्जा बन जाता है एंड रिका को भी बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। वेल देखो भाई दूसरी तरफ गेटो ये सब सुमड़ी में देख रहा था। वो चाहता तो और कर्सेस भेज सकता था, पर वो सोचा कि भाई बच्चे को जाने देते और वहां से खुद ही चला जाता है। वेल ये सब के बाद कुछ ही घंटों बाद गोजो वहां पे पहुंचता है और इन्वेस्टिगेशन करता है, जहाँ उसे रेसिडुअल्स मिलते हैं। वेल अब ये रेसिडुअल्स क्या होता है? देखो जब भी कोई सॉर्सरर्स अपनी कर्स टेक्निक को यूज करते तो वो थोड़ी सी कर्स एनर्जी वहां पे छोड़ जाते, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गए और इसी को रेसिडुअल्स बोलते हैं। और सिंस भाई गेटो और गोजो ने एक साथ इतना टाइम बिताया था तो फिर भाई गोजो को समझ जाता है कि ये सब गेटो ने किया था। वेल दूसरी तरफ तो भाई गेटो फुल वॉर मोड में था, जहाँ उसके पास अभी 6000 कर्सेस थे, जिसमें 2 स्पेशल ग्रेड भी। उसके पास फॉलोअर्स की फुल आर्मी थी और ऊपर से गेटो को ये भी लगता था कि भाई रिका अगर उसके पास आ जाएगी तो गोजो भी उसे हारा नहीं पाएगा। भाई ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो गेटो का। वेल ये सब होने के बाद फाइनली गेटो जुजुत्सु हाई के अंदर घुस जाता है। वहां जाके वो अपने पुराने दोस्त एंड टीचर्स को धमकी देता है एंड वॉर का डिक्लेरेशन करता है। वो बोलता है कि 24 दिसंबर के शाम के वक्त हम जंग लड़ेंगे, जहां वो इसका नाम देता है नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस। गेटो बोलते हैं कि मैं 1000 कर्सेस को टोक्यो में रिलीज कर दूंगा और 1000 कर्सेस को क्योटो में, जिससे कि वो मैसेकर मचा सके। वेल आई नो भाई तुम लोग ये सोचोगे कि भाई गोजो ने ये सुनकर गेटो को वही के वही क्यों नहीं मारा। तो भाई इसके 2 रीजंस थे। पहला, गेटो ने कहा था कि अगर उसे कोई भी छुएगा तो वो उधर खड़े स्टूडेंट्स माकी, तोगे और इनुमाकी को मार देगा। दूसरा मेरा ओपिनियन है कि भाई गोजो ने सोचा तो होगा गेटो को मारने का, पर फिर भाई उसे तोजी की बात याद आ गई होगी कि अगर वो गेटो को इधर ही मार देगा तो उसके अंदर के सारे हजारों कर्सेस रिलीज हो जाएंगे और वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, और इसके कारण फिर गोजो गेटो को वहां से जाने देता है। फिर ये होने के बाद आ जाता है फाइनली वो दिन 24 दिसंबर, जहाँ जुजुत्सु हाई अपने सारे तगड़े सॉर्सरर्स को भेजते क्योटो और टोक्यो में, जिससे कि वो कर्सेस को हरा सके। लेकिन भाई यूटा को स्कूल में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि रिका बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और भाई रिका अगर रैम्पेज पे निकल गए और पगला गई तो वो कर्सेस के साथ साथ अपने दोस्तों को भी मार सकती है। और भाई यही चीज तो ये पाउटे गेटो भी चाहता था, क्योंकि भाई ये नाइट परेड तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। गेटो का असली गोल वॉर जीतना नहीं, बल्कि स्कूल में घुसकर यूटा को मारकर रिका को छुड़ाना था। सो भाई जैसे जब गेटो स्कूल में पहुंचता है, वहां पे बस एक ही इंसान खड़ी होती है, जो कि है माकी। गेटो फिर माकी को देख गुस्सा हो जाता है और उसे टॉन्ट मारता है, क्योंकि भाई उसे माकी जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से माकी एक बंदर है, मतलब कि नॉन सॉर्सरर, जिसके पास इतनी कम कर्स एनर्जी है कि वो अपने ग्लासेस के बिना कर्सेस को देख भी नहीं सकती। वेल इसके बाद फिर गेटो अपने सेंटीमीटर कर्सेस से माकी के ऊपर अटैक करता है और उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे भाई माकी बहुत ही ज्यादा इंजर हो जाती है। दूसरी तरफ भाई गोजो बैटलफील्ड पे ये सोच रहा था कि भाई ये गेटो दिख क्यों नहीं रहा, कि तभी उसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलती है, जो कि उसने यूटा एंड रिका के बैकग्राउंड के ऊपर करवाई थी। रिपोर्ट पढ़ते ही गोजो समझ जाता है कि गेटो स्कूल में है, तो तभी भाई गोजो तुरंत ही पांडा और तोगे को टेलीपोर्ट करके स्कूल पे भेजता है। वेल आई नो भाई अब तुम लोग सोचोगे कि ये दोनों बच्चे गेटो को कैसे हरा पाएंगे, जहाँ गोजो को पता था कि टोगे और पांडा मिलकर गेटो को कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे, पर गोजो ने उन्हें इसलिए भेजा ताकि वो यूटा के लिए एक ट्रिगर बन सके। गोजो चाहता था कि यूटा अपने दोस्तों को मरा हुआ देख के गुस्सा हो और अपनी फुल पावर को अनलीश करे। भाई साला गोजो है बड़ा हरामी। और फिर भाई गोजो ने जैसा सोचा था वही हुआ, क्योंकि यूटा ने जब अपने दोस्त माकी, टोगे और पांडा को खून में लपटा हुआ देखा तो उसका भाई दिमाग ही सटक गया और उसने फाइनली रिका को फुल पावर में अनलीश किया। रिका और यूटा ने सबसे पहले गेटो के कर्सेस को मच्छर की तरह मसल दिया एंड फिर यूटा ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने दोस्तों को हील किया।
इसे देख भाई गेटो भी फुल शॉक हो जाता है कि भाई यूटा ने रिवर्स कर्स टेक्निक को कैसे यूज किया, क्योंकि भाई यंग गोजो को ये टेक्निक सीखने में उसके पसीने निकल गए थे, पर भाई यूटा ने ये बिना ट्रेनिंग के करके दिखाया। इसके बाद फिर गेटो ने एक कर्सेस का झुंड यूटा के ऊपर फेंक दिया, लेकिन इस बार भाई यूटा ने कुछ ऐसा किया जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। उसने यूज किया इनुमाकी क्लैन का कर्स पीच। जहाँ हिस्टोरिकली ये पावर तो इनुमाकी क्लैन यूज कर सकती है, पर इस बार यूटा ने इस पावर का यूज करके सारे कर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि भाई उसके पास एक स्पेशल टेक्निक है जो कि है कॉपी, जिससे वो लोगों के टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। तभी हमें मूवी में इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया था, पर आगे जाके हमें मांगा में पता चलता है, जहाँ यूटा बस ऑर्डर देता है डाई और सारे कर्स स्पिरिट मर जाते हैं। दूसरी तरफ हम थोड़ा टोक्यो का भी हाल देख लेते हैं, जहाँ अपना गोजो लड़ रहा होता है मिग्यूल से, जो कि एक अफ्रीकन सॉर्सरर है और गेटो का एक लॉयर फॉलोअर भी। देखो मिग्यूल का काम गोजो को हराना नहीं था, ऑफ कोर्स वो हरा भी नहीं सकता ऐसा देखा जाए तो। उसका काम बस गोजो को टाइम पास करवाना था, जिससे कि गेटो स्कूल में जाके यूटा को हराकर रिका को कैप्चर कर सके। आई नो अब तुम लोग ये भी सोचोगे कि मिगुएल आखिरकार गोजो के सामने इतना देर टिक भी कैसे पाया। तो भाई इसका रीजन है कि उसके पास एक स्पेशल कर्स टूल है बाय द नेम ब्लैक रो, जहाँ ये रस्सी किसी भी कर्स टेक्निक को डिस्टर्ब या फिर कैंसिल कर सकती है, और इसीलिए गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक को फुल पावर में यूज ही नहीं कर पा रहा था। पास ही में हम ये भी देखते कि गेटो के बाकी के फॉलोअर्स केओस मचा रहे थे, जहाँ उनमें वो 2 लड़कियां मिमिको और नानाको भी थी, जो कि बेसिकली गेटो के एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। वैसे तुम्हें इन बच्चियों के बारे में याद ही होगा कि 10 साल पहले जब गेटो ने एक गांव को मैसेकर कर दिया था, तो तब उसने 2 छोटी बच्चियों को छोड़ दिया था, और ये छोटी बच्चियां और कोई नहीं बल्कि ये 2 लड़कियां ही है, नानाको और मिमिको। भाई आप फिर से वापस जुजुत्सु हाई चलते हैं। यहाँ पे भाई गेटो डिसाइड करता है कि वो यूटा से खुद से लड़ेगा। इसके लिए फिर भाई गेटो तोजी के कर्स के मदद से उसके अंदर से एक स्पेशल कर्स टूल निकालता है बाय द नेम प्लेफुल क्लाउड, और अपनी स्किल्स का यूज करके रिका एंड यूटा दोनों को अकेले ही संभाल लेता है। पर भाई यूटा भी अपना हार मानने वालों में से नहीं था। वो गेटो को एक ब्लैक फ्लैश मारता है और अपनी पोटेंशियल का एक नया लेवल को ही अनलॉक कर देता है, क्योंकि भाई ब्लैश फ्लैग एक ऐसा पावर अप है जो कि स्ट्रेंथ को डबल से भी ज्यादा कर देता है, और भाई इसे यूज करने के लिए अनबिलीवेबल कंसंट्रेशन चाहिए होता है। और भाई टोडो के हिसाब से ब्लैक फ्लैश तब होता है जब सॉर्सरर इंपैक्ट के 0.0001 सेकंड्स के अंदर ही कर्स एनर्जी को रिलीज करता है। ये टेक्निक भाई इतना ज्यादा प्रिसाइज और डिफिकल्ट है कि भाई कोई भी सॉर्सरर इसे यूज भी नहीं कर सकता, पर इस चीज को भाई अपना यूटा कर दिखाता है। इसी वक्त दूसरी तरफ कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स भी होते हैं, जहाँ क्योटो में अपना नानामी केंटो रिकॉर्ड तोड़ देता है 4 बार लगातार ब्लैक फ्लैश यूज करने का, और अपना टोडो भाई भी क्योटो के एक डिफरेंट हिस्से में एक स्पेशल ग्रेड और 5 ग्रेड 1 कर्सेस को खत्म कर देता है, वो भी बिना हेल्प के, जो कि एक रिडिकुलस अचीवमेंट है जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, और इसी के कारण भाई उसकी रेपुटेशन खतरनाक वाली बढ़ जाती है। भाई अब आते हैं यूटा और गेटो के फाइट के वक्त। सो भाई देखो, यूटा के ब्लैक फ्लैश खाने के बाद गेटो को समझ जाता है कि भाई वो यूटा को ऐसे इजीली तो नहीं हरा पाएगा, जिसके कारण वो उसे मारने के लिए अपना एक खतरनाक स्पेशल ग्रेड कर्स को समन करता है, जो कि उसका सबसे पावरफुल कर्स है। इसके बाद सुगुरु अपने सारे बचे हुए कर्सेस को कंबाइन करके एक ब्लैक मास बनाता है, जिसे वो कहता है मैक्सिमम आउटपुट उजुमाकी। और भाई ये टेक्निक खतरनाक वाली पावरफुल होती है, जहाँ गेटो सोचता है कि 4000 कर्सेस प्लस एक लेजेंडरी कर्स किसी को भी क्रश करने के लिए काफी है। और इससे देख भाई यूटा भी समझ जाता है कि भाई उसका गेम बचने वाला है, और अगर वो कुछ नहीं करेगा तो पक्का मारा जाएगा। तो फिर भाई गेटो को हराने के लिए उस वक्त यूटा यूज करता है बाइंडिंग वाव। तभी हमें पता नहीं होता है कि यूटा बाइंडिंग वाव यूज करता है, वो आगे जाके हमें पता चलता है। जहाँ सिंपल में बाइंडिंग वाव बोलूं तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ तुम पावर पाने के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करते हो। सो सिंस भाई यूटा ने ये रियलाइज किया था कि वो गेटो को तो हरा नहीं सकता, तो इसलिए वो रिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जहाँ वो रिका को ऑफर करता है कि वो दोनों मरने के बाद आफ्टर लाइफ में एक साथ रहेंगे, और इसके बदले में रिका यूटा को अनलिमिटेड कर्स एनर्जी देती है, जो कि एक पर्पल ऑर्ब जैसी दिख रही थी। और फिर भाई रिका भी अपने फुल पावर में आ जाती, एंड फिर यूटा अपने रिका के फुल पावर को यूज करके गेटो के ऊपर अटैक करता है, और दूसरी तरफ गेटो भी उनके ऊपर अटैक करता है। और भाई इस अटैक का रिजल्टिंग एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि एक मशरूम क्लाउड ही बन जाता है, बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह, और जमीन पे एक बड़ा क्रेटर छोड़ जाता है। इस इंटेंस डेथ मैच के बाद दोनों सॉर्सरर तो बच जाते, पर भाई गेटो की वाट खतरनाक वाली लग जाती है, जहाँ वो लिम करते करते भागने की कोशिश करता है और बोलता है कि रिका की पावर दुनिया बदल सकती है और मैं नेक्स्ट टाइम उसे पक्का ले लूंगा। पर तभी भाई रास्ते में उसे सामने मिलता है गोजो सातोरू। गेटो गोजो को देख उससे समझ जाता है कि अब ये उसका आखिरी टाइम है और गोजो अब उसे मारने वाला है। उनकी फाइनल कॉन्वर्सेशन में हमें ये भी पता चलता है कि गेटो के सारे फॉलोअर्स अब भाग चुके हैं
गोजो फिर ये भी कंफर्म करता है कि उसे पता था कि टोगे और पांडा गेटो को हरा नहीं सकते, पर उसे ये भी भरोसा था कि गेटो उसके स्टूडेंट्स को जान से नहीं मारेगा। वैसे भाई ऐसा देखा जाए तो ये सीन बहुत ही ज्यादा सैड था, जहाँ ये दोनों एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। जहाँ स्कूल के टाइम पे भाई गेटो वो बंदा था जो कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर भाई लाइफ कुछ ऐसी चेंज हो गई कि गेटो का पूरा बिलीफ ही चेंज हो गया। फिर क्या गोजो गेटो को अपनी लिमिटलेस टेक्निक से उसे मार देता है, पर मारने से पहले उनके बीच में कुछ तो कॉन्वर्सेशन होती है। वैसे हमें पता तो नहीं है क्या होता है, पर ऑथर की क्लूज के अकॉर्डिंग जहाँ गोजो ने गेटो को कहा होगा कि यू आर स्टिल माई वन एंड ओनली फ्रेंड। दूसरी तरफ यूटा को भी होश आ जाता है, पर उसे ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा क्योंकि उसने भाई रिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। पर सरप्राइज भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, उल्टा भाई रिका का स्पिरिट एक ह्यूमन फॉर्म में ही बदल जाता है। एंड फिर भाई गोजो वहां पर आकर सस्पेंस खोलता है कि आखिर हुआ क्या है। देखो 3 महीने पहले इन्वेस्टिगेशन में जुजुत्सु हाई ने डिस्कवर किया कि यूटा एक्चुअली में मिचिज़ानी सुगावारा का एक डिसेंडेंट है, जो कि 1000 साल पहले का एक लेजेंडरी सॉर्सरर हुआ करता था। सो भाई इसी के कारण यूटा के पास एंडलेस कर्स एनर्जी है, लाइक गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। पर क्योंकि भाई यूटा की फैमिली सॉर्सरर ही नहीं थी, तो इसके कारण यूटा को अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना ही नहीं आता था। और भाई जब रिका का कार एक्सीडेंट हो जाता है, तब भाई यूटा रिका की मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, जिसके कारण भाई उसकी कर्स एनर्जी लीक हो गई एंड फिर रिका एक कर्स स्पिरिट में बदल गई। मतलब कि भाई वो अनलिमिटेड कर्स एनर्जी एक्चुअल में रिका की नहीं बल्कि यूटा की है। और अब क्योंकि सिंस यूटा ने उसकी मौत को भी एक्सेप्ट कर लिया है एंड वो कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना भी सीख गया, तो इसकी वजह से अब कर्स ही टूट गया है। वेल इन सब बातों को फिर जानकर यूटा खुद को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता है, पर उल्टा रिका बोलती है कि उसे कर्स बनकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। और जाते जाते वो यूटा को वार्न भी करती है कि प्लीज जल्दी मत आना, मतलब कि वो चाहती है कि यूटा और भी लंबी जिंदगी जिए। वेल इसके बाद फिर अपना यूटा स्कूल में एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर ही रहता है एंड उसकी एग्जीक्यूशन की बात फिर आगे कोई करता ही नहीं। वेल भाई अब फाइनल टाइम जब मारते हैं नेक्स्ट ईयर जून में। सो भाई इस बार ना हायर अप्स एक नए बच्चे के पीछे पड़े और उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं बाय द नेम यूजी इतादोरी। देखो यूजी की बात करते हैं, एक 15 साल का बच्चा है और इसे भाई जुजुत्सु वर्ल्ड के बारे में घंटा भी कुछ नहीं पता। देखो एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि सुगिसावा हाई स्कूल में यूजी नाम के बंदे ने एक ऑकल्ट रिसर्च क्लब को ज्वाइन किया है, जहाँ इस क्लब का एम है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिस्कस करे। पर देखो यूजी को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, उसने इस क्लब को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि इसमें भाई बहुत ही ज्यादा कम कमिटमेंट लगती है। वेल इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि यूजी अपने नॉर्मल हाई स्कूल किड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वेल अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे जाके ही पता चलेगा। वेल इसी वक्त फिर हम मेगुमी फुशिगिरो को भी देखते हैं, जो कि स्कूल आया है, जहाँ उसे एक डेंजरस कर्स ऑब्जेक्ट ढूंढने का मिशन दिया है। और ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं सुकुना की फिंगर है। वेल अब कॉन्टेक्स्ट सुन लो कि ये सुकुना की फिंगर आखिरकार है क्या। देखो 1000 साल पहले ना एक खतरनाक पावरफुल कर्स हुआ करता था बाय द नेम सुकुना, जो कि भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम था, जहां उसे भाई कोई भी हरा नहीं पाया था। पर जब वो मरा तो उसने अपने सोल को 20 फिंगर्स में डिवाइड कर दिया। और भाई ये फिंगर वही है जो मेगुमी ढूंढ रहा है, और भाई हर एक फिंगर के अंदर एक गॉड लेवल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। और भाई मेगुमी की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक सुकुना की फिंगर इस स्कूल में भी है। तो ऐसे ही जब भाई यूजी मेगुमी के पास से जाता है तो मेगुमी सेंस करता है कि उसके पास एक कर्स ऑब्जेक्ट है, पर मेगुमी उसे रोकने से पहले यूजी वहां से जल्दी से भाग जाता है। इसके बाद यूजी अपने दादाजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी आखिरी बार उनसे बात होती है, क्योंकि दादाजी थोड़े टाइम बाद ही बेड पे ही गुजर जाते हैं। पर मरने से पहले दादाजी यूजी को बोलते हैं, मेरी तरह कभी भी अकेले मत मरना और हमेशा अपनी स्ट्रेंथ का यूज लोगों की मदद के लिए यूज करना। वेल फिर इसके बाद थोड़ी देर में मेगुमी यूजी को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आता है, जहाँ यूजी से बोलता है कि बॉक्स तो मैंने ही उठाया था, पर उसे पता नहीं था कि वो बॉक्स क्या है, तो उसने इस बॉक्स को अपने ओकल्ट ग्रुप के फ्रेंड्स को ही दे दिया। और भाई दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि यूजी के फ्रेंड्स उस बॉक्स को फुल खोल रहे होते हैं। इसी वक्त मेगुमी ये भी बताता है कि अगर उस बॉक्स का सील निकाल दिया तो भाई उधर कर्सेस अट्रैक्ट होने लगेंगे और यूजी के दोस्त फिर मारे जाएंगे। तो फिर जल्दी से उन्हें बचाने के लिए ये दोनों स्कूल के लिए भाग निकलते हैं। स्कूल पहुंचते भाई मेगुमी का सामना कुछ क्रीपी कर्सेस से हो जाता है, पर वो अपने 10 शैडोज टेक्निक का यूज करके डिवाइन डॉग को समन करता है एंड उन सारे कर्सेस को निपटा देता है और यूजी को फिर बाहर रुकने को बोलता है। वेल इसके बाद फिर मेगुमी यूजी के दोस्त को बचाने का ट्राई करता है, पर भाई उसके सामने यूजी की दोस्त ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है, वो भी कुछ अलग ही तरीके से। तभी भाई भारी यूजी दादाजी की बात को याद करके यूजी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए 4th फ्लोर पे कूद जाता है और खिड़की तोड़कर उस कर्स को पीटता है एंड अपने दोस्त को बचा भी लेता है। वेल इन कर्स को देख फिर यूजी बोलता है कि भाई ये सब हो क्या रहा है और ये फिंगर भी क्या है। कि तभी मेगुमी समझाता है कि कर्सेस इस सुकुना के फिंगर्स को खाना चाहते हैं, क्योंकि भाई इस फिंगर के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, तो इस फिंगर को खाने से उन्हें पावर मिल जाएगी। जैसे यूजी भाई बोलता है तो क्या ये फिंगर बहुत टेस्टी भी है क्या। वेल इसे सुन मेगुमी बोलता है भाई पागल है क्या, बिल्कुल भी खाना मत, वरना तुम्हें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स
एनर्जी मिल जाएगी और उसकी वजह से तुम मर भी सकते हो। और ये सब बातें भाई चली रही होती है कि तभी एक टफ कर्स आ जाता है और भाई वो मेगुमी की खतरनाक वाट लगा देता है और फिर वो यूजी को कैप्चर कर लेता है। पर भाई यूजी अपना अच्छा खासा उस कर्स के साथ फाइट तो करता है, पर भाई आखिर में जाके वो कर्स उसे ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है। तो तब भाई यूजी सोचता है कि अगर मैं इस उंगली को खा लूं तो शायद से मुझे भी पावर मिल सकती है। और भाई यूजी बिना कुछ सोचे उस सुकुना की फिंगर को खा जाता है। पर दूसरी तरफ मेगुमी चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया कि भाई तू पक्का मर जाएगा। पर टू मेगुमी सरप्राइज यूजी बच जाता है, जो कि 1 in a million चांस हुआ। फिंगर खाने के बाद सुकुना यूजी के बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और यूजी मरता नहीं। और इसके बाद यूजी सेकंड्स में सुकुना से अपनी बॉडी का कंट्रोल फिर से ले भी लेता है। और भाई इसे देख मेगुमी भी शॉक हो जाता है कि आखिरकार यूजी ने सुकुना से अपनी बॉडी का कंट्रोल लिया भी कैसे। पर स्टिल इस चीज को देख मेगुमी को अभी भी लगता है कि सुकुना अभी भी उसके अंदर जिंदा है और वो कभी भी बाहर आ सकता है। तो फिर सुकुना को रोकने के लिए मेगुमी अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला था अपने अल्टीमेट टेक्निक का यूज करके। बेसिकली वो महावरागा को समन करने वाला था। पर तभी भाई अपना बैड एज गोजो सातोरू वहां पे आ जाता है। गोजो जो कि मेगुमी का टीचर भी है एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अलाइव भी है। गोजो फिर उधर आने के बाद देखता है कि यूजी सुकुना को सप्रेस कर सकता है, जिसे देख भाई गोजो भी शॉक हो गया था एंड वो यूजी को पूछता है कि क्या तुम फिर से सुकुना को बाहर ला सकते हो, वो भी बस 10 सेकंड्स के लिए, मुझे उससे थोड़ी बात करनी है। इसे सुन भाई यूजी बोलता है क्या तुम सुकुना से लड़ भी पाओगे, जिसे सुन भाई गोजो बोलता है चिंता मत करो, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और ये बोलते ही भाई पीछे से सुकुना गोजो के ऊपर अटैक कर देता है एंड फिर दोनों में अच्छी खासी फाइट होती है। पर भाई गोजो इजीली सुकुना को ओवर पावर कर देता है। काइंड ऑफ वो भाई सुकुना के मजे ले रहा होता है। फिर 10 सेकंड होने के बाद यूजी फिर से अपने बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, जिसे देख गोजो को कंफर्म हो जाता है कि पक्का यूजी सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद गोजो मेगुमी को पूछता भी है कि आखिर हमें यूजी के साथ क्या करना चाहिए, जो सुन मेगुमी बोलता है कि प्लीज इसे बचा लो। तो फिर अगले दिन गोजो यूजी को लेके जुजुत्सु हाई चला जाता है, जो कि टोक्यो के पहाड़ों में एंड जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पे सॉर्सरर ट्रेन करते आए हैं। और हम जुजुत्सु हाई की बात करें तो इसे मैनेज करता है हरामी बुड्ढे, मतलब कि वो हायर अप। और भाई जैसे ही उन्हें यूजी के बारे में पता चलता है वो जल्दी से ऑर्डर देते हैं यूजी को एग्जीक्यूट करने का, कि हजारों सालों से सुकुना को लिटरली कोई भी हरा नहीं पाया, पर अब यूजी की वजह से उनके पास एक रियल चांस है। गोजो का आइडिया सिंपल था, वो बोलता है कि यूजी को अभी एग्जीक्यूट मत करो, उससे पहले जुजुत्सु हाई ज्वाइन कराओ और फिर बाकी के सारे सुकुना के फिंगर्स ढूंढने के लिए यूज करो एंड फिर उसे सारे सुकुना के फिंगर्स खिलाकर उसे लास्ट में जाके मार दो, जिससे कि भाई सुकुना भी उसके साथ ही मर जाएगा। पर भाई हम सबको पता है कि गोजो ये सब यूजी को बचाने के लिए कर रहा होता है। इस बात को सुन हायरअप्स भी मान जाते हैं और सोचते हैं कि उनके पास यही रियल चांस है सुकुना को हराने का। और ऊपर से भाई वो क्या ही उखाड़ पाते गोजो का, गोजो को जो करना है वो तो वही करने वाला है। ये सब होने के बाद फिर गोजो फाइनली यूजी को सब सिचुएशन समझाता है एंड फिर सुकुना के फिंगर्स के बारे में तोतला क्यों बोल रहा हूँ यार, आई मीन बारे में भी समझाता है। इवन वो यूजी को एक और फिंगर खाने के लिए देता है, जस्ट टू चेक कि क्या यूजी सच में सुकुना को कंट्रोल भी कर सकता है या फिर ये बस एक लक था। पर सरप्राइज भाई यूजी एक और फिंगर खाने के बाद भी सुकुना को आराम से सप्रेस कर पाता है, जिसे देख गोजो भी बोलता है कि भाई ये मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि भाई 100 सालों में यूजी पहला ऐसा बंदा है जो कि ऐसा कुछ कर पाया है। गोजो के बात को सुन यूजी को ऑफकोर्स मरना तो नहीं है, पर वो स्टिल इस प्लान के लिए मान जाता है, जिसके लिए 2 रीजन है। पहला कि वो सुकुना को खत्म करके लोगों की जान बचा पाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके दादाजी चाहते थे। और दूसरा कि भाई ये काम सिर्फ वही कर सकता है और अगर वो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएगा तो वो हमेशा के लिए इस बात को रिग्रेट करेगा। बस फिर क्या प्रिंसिपल ने यूजी को स्कूल में एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एनरोल किया फुशिगुरो के साथ। इसके बाद एक और स्टूडेंट की एंट्री होती है जो कि नोबारा कुगिसाकी। देखो नोबारा की बात करें तो ये बहुत ही तेज तर्रार और गांव से आई हुई लड़की है और गांव से होने के कारण उसे टोक्यो के खतरनाक स्पिरिट्स की इतनी आदत नहीं है। और इसलिए एपिसोड 3 में गोजो नोबारा का टेस्ट लेने के लिए उसे यूजी के साथ एक हॉन्टेड बिल्डिंग में भेजता है एंड भाई अंदर जाते ही दोनों अलग हो जाते हैं और नोबारा तो यूजी से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होती, क्योंकि भाई यूजी को कर्सेस के बारे में घंटा भी कुछ पता नहीं होता है। पर स्टिल यूजी अपना इनएक्सपीरियंस होने के बावजूद अपने कर्स टूल का यूज करके एक कर्स को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ भाई नोबारा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाके फंस जाती है, जहाँ एक कर्स स्पिरिट ने एक बच्चे को हॉस्टेज बना लिया था। और तभी भाई वो कर्स नोबारा को मारने वाला होता है कि तभी अपना यूजी दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और उस कर्स की भी बैंड बजा देता है और उस छोटे बच्चे को भी बचाता है एंड फिर दोनों मिलकर उस कर्स को खत्म कर देते हैं। ये मिशन होने के बाद फिर नोबारा यूजी से बोलती है कि उसे सॉर्सरर क्यों बनना है। वो बोलती है कि जब वो छोटी थी तो टोक्यो से एक फैमिली उसके गाँव आई थी, पर गाँव वालों ने उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उस फैमिली को गाँव छोड़कर ही भागना पड़ा। और उस फैमिली में की एक लड़की नोबारा की बेस्ट फ्रेंड थी और उसी दिन से भाई नोबारा को अपने गांव से ही नफरत होने लगी, जिसके कारण भाई जुजुत्सु हाई आना उसके लिए एक लौता ऑप्शन था उसके गांव को छोड़ने के लिए। और उसे उम्मीद है कि वो टोक्यो में अपने फ्रेंड को वापस जरूर मिलेगी।
वेल 2 हफ्ते बाद जुजुत्सु हाई मेगुमी, यूजी, नोबारा को एक डेंजरस मिशन पे भेजते हैं। देखो मैटर ये हुआ है कि जब सुकुना जिंदा हुआ तो उसके कारण एक चेन रिएक्शन ही बन गया, जहाँ उसकी बाकी की 19 फिंगर्स भी अवेकन हो गई और इसकी वजह से अब वो सारे फिंगर्स और भी ज्यादा कर्स एनर्जी को रिलीज करने लगे, जिसकी वजह से बाकी के सारे कर्स स्पिरिट उसके यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे एंड उसे खाकर और स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई कर रहे हैं। तो फिर वही इस मिशन में उनका सामना एक ऐसे ही कर्स स्पिरिट से होता है जिसने की सुकुना की एक सुपरचार्ज फिंगर खा ली थी, जिसका नाम था कर्स्ड वोम। वेल ऐसे हाई लेवल के कर्सेस को यूजुअली गोजो जैसे बंदे हैंडल करते हैं, पर सिंस गोजो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर था और बाकी के सारे हाई लेवल सॉर्सरर भी बिजी थे और इसलिए यूजी एंड बाकी के फ्रेंड्स को इस मिशन के लिए भेजा। वेल भाई इस मिशन पे आते ही खतरनाक सीन होने लगते हैं, जहाँ नोबारा गायब हो जाती है एंड एक कर्स स्पिरिट उसे खींचकर एक रूम में डाल देता है जो कि पूरा कर्सेस से भरा हुआ होता है। और दूसरी तरफ यूजी एंड फुशिगोरो दोनों मिलकर उस कर्स वूम के साथ फाइट करते हैं, पर भाई फाइट करते उन्हें समझ आता है कि भाई ये कर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो घंटा भी इसे हरा नहीं सकते, क्योंकि भाई फाइट शुरू होते ही वो कर्स यूजी का एक हाथ ही काट देता है और फुशिगोरो के एक डिवाइन डॉग को भी फाड़ कर रख देता है। और फिर अपने इस सिचुएशन को देख यूजी फुल डेस्परेट हो जाता है और फिर सुकुना से भीख मांगने लगता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, और उल्टा वो यूजी को धमकी देता है कि अगर उसे उसके बॉडी का कंट्रोल मिला तो वो सबको मार देगा। इसलिए फिर यूजी मेगुमी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो यहाँ से भाग जाए ताकि यूजी सुकुना को बाहर निकाल सके बिना अपने दोस्तों को मरवाए। थोड़ा सोचने के बाद मेगुमी मान जाता है एंड फिर जल्दी से नोबारा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वेल फिर मेगुमी अपने बचे हुए डिवाइन डॉग्स का यूज करके नोबारा के सेंट को ट्रैक करता है, जहाँ नोबारा भाई ऑलमोस्ट उन कर्सेस के हाथों मरने वाली होती है और अगर मेगुमी 5 मिनट भी लेट होता तो वो पक्का मर जाती। वेल नोबारा को लेके फिर फाइनली मेगुमी वहां से एस्केप कर लेता है एंड फिर बाहर आने के बाद बेहोश नोबारा को जल्दी से कार में बिठाकर उसे हॉस्पिटल भेज देता है। तब मेगुमी भी उसके साथ जा सकता था पर वो यूजी के लिए वेट करता है। दूसरी तरफ भाई सुकुना मैनिफेस्ट होते ही उस फिंगर बेरर कर्स को अपने डिसमेंटल टेक्निक का यूज करके टुकड़े टुकड़े करके मार देता है और उसके बाद भाई हम मेगुमी को बाहर खड़ा देखते कि तभी उसके सामने सुकुना आ जाता है और भाई इस बार यूजी सुकुना से अपने बॉडी का कंट्रोल ही नहीं ले पाता और भाई फिर इसी का फायदा उठा के सुकुना अपने पाउटागिरी चालू कर देता है, जहाँ वो मेगुमी के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, पर सबसे पहले यूजी के चेस्ट के अंदर से उसका दिल निकालकर बाहर फेंक देता है, जिससे कि यूजी अपने बॉडी का कंट्रोल ना ले और अगर वो ले तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। दूसरा वो अपने तीसरी फिंगर को भी खा जाता है जो कि उस कर्स के पास थी, जिससे कि उसकी पावर और स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद फिर सुकुना यूजी के कटे हुए हाथ को भी फिर से हील कर देता है अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके। सो भाई ये सब होने के बाद मेगुमी एंड सुकुना में खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ मेगुमी ट्राई करता है सुकुना को हर्ट करने का, जिससे कि वे सुकुना अपने बॉडी को हील करे एंड फिर इससे यूजी का हार्ट भी हील हो जाएगा। फाइट स्टार्ट होते ही मेगुमी अपने शिकिगामी नुए और ओरुची का यूज करके सुकुना के ऊपर अटैक करता है, पर सुकुना बुरी तरह मेगुमी की वाट लगा देता है और उसके शिकिगामी ओरुची को भी फाड़ कर रख देता है। वेल ऐसा देखे तो भाई ये फाइट वन साइडेड चल रही थी और सुकुना चाहता तो सेकंड्स में ही मेगुमी को मार सकता था, पर वो मारता नहीं क्योंकि सुकुना को मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सुकुना खुद ये भी बोलता है कि 10 शैडोज टेक्निक में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो उस पुराने कर्स को आराम से मार सकते थे। इस फाइट के वक्त मेगुमी ये भी समझ आता है कि वो सुकुना को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, तो इसलिए वो फिर से डिसाइड करता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करके अपने डेंजरस एंड द मोस्ट पावरफुल शिकिगामी महारागो को समन करेगा, जिससे कि वो दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन ये करने से पहले हमें मेगुमी की थोड़ी बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। लाइक हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले मेगुमी की बहन कोमा में चली गई थी और इस इंसिडेंट से मेगुमी को समझ आता है कि लोग अच्छे हो या बुरे, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है और इसलिए वो एक सॉर्सरर होने के नाते हमेशा ये कोशिश करता है कि अच्छे लोग थोड़ा कम सफर करे और यही उसका रीजन भी था यूजी को बचाने के लिए। वेल ये बात सुनी यूजी सुकुना से अपने बॉडी का कंट्रोल वापस ले लेता है और जमीन पे गिर जाता है एंड फिर इसे देख मेगुमी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद फिर अगले दिन जब गोजो वापस आता है तो जुजुत्सु हाई का एक बंदा सारी सिचुएशन गोजो को बताता है और बोलता है कि हमने बच्चों को कहा था कि ये मिशन टोटली ऑप्शनल है। इसे सुन गोजो को तुरंत शक होता है कि हायर अप्स ने यूजी की मौत को ऑर्गेनाइज किया होगा, क्योंकि गोजो ही था जिसने यूजी का एग्जीक्यूशन जबरदस्ती रुकवा दिया था और सिंस गोजो थोड़े टाइम के लिए एब्सेंट था तो इस चीज का फायदा उठा के उन्होंने यूजी को एक स्पेशल ग्रेड मिशन पे भेज दिया, जहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को ऐसे डेंजरस मिशन पे भेजना उनका एक परफेक्ट प्लान था जिससे कि यूजी मर सके। वेल इसके बाद यूजी के मौत को देख गोजो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि शायद से मुझे सारे हायर अप्स को ही मारना चाहिए। इसे सुन भाई वो बंदा भी डर जाता है और तभी भाई शोको वहां पे आ जाती है एंड वो गोजो को बोलती है मैंने तुम्हें कभी इतना इमोशनल नहीं देखा। जिसे सुन भाई गोजो बोलता है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ही हूँ। भाई यार कुछ भी बोलो, गोजो अपना बढ़िया सेंस तो है। वेल दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मेगुमी एंड नोबारा यूजी के मौत को लेकर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहे होते और बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं, पर तभी सेकंड ईयर स्टूडेंट माकी, तोगे और पांडा वहां पे आते हैं और उन्हें नेक्स्ट गुडविल इवेंट के बारे में बोलते हैं जो
क्या भी होने वाला है बिटवीन टोक्यो एंड क्योतो स्कूल। वेल अब फिर से आते हैं अपने यूजी के ऊपर। देखो सबको लगता है कि यूजी मर गया, पर वो असलियत में मरता ही नहीं है। देखो हर सॉर्सरर के दिमाग में ना एक जगह होती है बाय द नेम इनेट डोमेन। सो जब यूजी मर गया था तो तब उसकी आत्मा सुकुना के इनेट डोमेन में चली गई थी, जहाँ यूजी एंड सुकुना को लास्ट बार बात करने का चांस मिला था। वेल इस डोमेन में यूजी सुकुना को मिलते ही उसके ऊपर अटैक करता है और भाई वो सुकुना का घंटा भी कुछ बिगड़ नहीं पाता और उल्टा सुकुना यूजी को एक ऑफर देता है। वो बोलता है कि मैं तेरा हाथ ठीक कर दूंगा पर 2 कंडीशन पे। पहला, सुकुना जब चाहे तब एक्सटेंशन वर्ड बोल के यूजी के बॉडी के ऊपर 1 मिनट के लिए कंट्रोल ले सकता है। दूसरा, यूजी भूल जाएगा कि उन्होंने ये डील की थी। इसे सुन यूजी सुकुना को बोलता है कि तू बड़ा ही पाउट है और हरामी बंदा है, मैं तुझे मेरी बॉडी 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा और तेरे साथ ही मर जाऊंगा। जिसे सुन सुकुना बोलता है कि ठीक है, मैं उस 1 मिनट के लिए किसी को भी हर्ट नहीं करूंगा। इसे सुन यूजी मान जाता है और दोनों एक बाइंडिंग वाउ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जो कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि तोड़ा ही नहीं जा सकता। वेल अब सुकुना इस डील को लेके इसलिए इतना इंटरेस्टेड था क्योंकि उसे आगे जाके मेगुमी के साथ कुछ प्लान करना था, स्पेसिफिकली उसके 10 शैडोज टेक्निक के साथ। वेल इसी वक्त हम रियल वर्ल्ड में शोको को देखते हैं जो कि फुल तैयारी कर रही होती है यूजी के बॉडी को काटने के लिए। पर तभी भाई यूजी अचानक से जिंदा हो जाता है और यूजी को देख गोजो फुल हंसने लगता है और उसे वेलकम बैक बोलता है। वेल सिंस अब हायर अप्स को लगता है कि यूजी मर गया और अगर उन्हें पता चल गया कि यूजी फिर से जिंदा हो गया तो वो फिर से यूजी को टारगेट करेंगे। इसलिए गोजो और शोको ये डिसाइड करते हैं कि वो इस चीज को सीक्रेट रखेंगे कि यूजी जिंदा हो चुका है। एंड वह इसी के कारण मेगुमी एंड नोबरा को भी पता नहीं होता है कि उनका दोस्त यूजी अभी जिंदा है। वेल इसके बाद उसी रात गोजो यूजी को एक रैंडम बेसमेंट में लेके जाता है, जहाँ वो उसे कर्स एनर्जी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो सिखाता है। जहाँ चैलेंज ये था कि यूजी को बहुत सारी पुरानी मूवीज देखनी थी ऑफ डिफरेंट जॉनरा, क्योंकि देखो कर्स एनर्जी ना नेगेटिव इमोशन से आती है, पर सॉर्सरर को हर हाल में इसे कंट्रोल करना ही होता है। तो फिर यूजी को भी अपने नेगेटिव एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करना है, चाहे वो मूवी देख के कुछ भी फील करे, चाहे खुशी हो या फिर सैडनेस। तो इसके बाद यूजी अपना मूवीज देखने के लिए लग जाता है और गोजो वहां से निकलकर प्रिंसिपल को मिलने के लिए चला जाता है। पर जाते हुए रास्ते में वो सेंस करता है कि उसका कोई तो पीछा कर रहा है। कि तभी गोजो अपने कार से उतरता है और अपने ड्राइवर को जाने बोलता है और उसी वक्त पे ऊपर से एक स्पेशल ग्रेड कर्स जोगो गोजो के ऊपर अटैक करता है। देखो अब स्पेशल ग्रेड कर्स की बात करें तो जुजुत्सु वर्ल्ड में 4 टाइप ऑफ कर्स स्पिरिट्स होते हैं, जिसमें ग्रेड 4 के कर्सेस सबसे वीक होते हैं एंड ग्रेड 1 के कर्सेस सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर इनसे भी ज्यादा खतरनाक कर्सेस होते हैं स्पेशल ग्रेड कर्सेस, और जो कि ये जोगो है। तो देखो जोगो की बात करते हुए एक सुपर इंटेलिजेंट कर्स है और इसने बाकी के सारे कर्सेस के साथ अलायंस बना ली है, स्पेशली गेटो के साथ, जहाँ इनका गोल है कि कर्स स्पिरिट दुनिया के डोमिनेंट लाइफ फॉर्म बन जाए। और ये अचीव करने के लिए उन्हें सबसे पहले द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो को हराना पड़ेगा। तो भाई इसके बाद अब चालू होती है द वन साइडेड मैसेकर फाइट बिटवीन गोजो एंड जोगो। भाई यार वैसे कितना कंफ्यूजिंग नाम है यार, दोनों को एक ही नाम दे दिया है। वेल देखो जोगो तो फुल खतरनाक फटाफट अटैक करता है गोजो के ऊपर, पर वो गोजो को छू भी नहीं पाता एंड फिर जोगो गोजो को कुत्तों की तरह क्या बोल के रहा हूँ, सॉरी गलती हो। जोगो गोजो को बहुत मारता है, लाइक गोजो लिटरली उसकी बेइज्जती करता है एंड बीच फाइट में वो टेलीपोर्ट होके यूजी को लेके आता है ताकि वो उसे डोमेन एक्सपेंशन सिखा सके। सो देखो अब मैं डोमेन एक्सपेंशन को शॉर्ट में बताऊं, सो भाई कुछ पावरफुल सॉर्सरर अपने इनेट डोमेन को रियल लाइफ में ला सकते हैं एंड फिर इस डोमेन का फायदा ये है कि अपोनेंट इस बैरियर में फंस जाता है एंड फिर यूजर का हर एक अटैक एक गारंटीड हिट होता है इस डोमेन में। वेल अब फिर से आते हैं अपने फाइट के ऊपर, जहाँ जोगो यूजी को देखकर गोजो को बोलता है कि भाई तूने इसको क्यों लाया, ये भी तेरे साथ मर जाएगा और ये तेरे को ही स्लो करेगा। जिसे सुन भाई गोजो हंसते हुए बोलता है इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा वीक है। इसे सुन भाई गोजो पगला जाता है एंड गुस्से में अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करता है, जहां वो अपने डोमेन एक्सपेंशन में गोजो को जलाकर राख करने का ट्राई करता है। पर भाई जोगो तैयार नहीं था कि गोजो भी यही सेम चीज करेगा। और यही पे हमें पता चलता है कि जब कोई दो डोमेन्स आपस में टकराते तो सबसे रिफाइंड एंड पॉलिश वन जीत जाता है। या फिर गोजो अपने अनलिमिटेड वाइड डोमेन एक्सपेंशन का यूज करके जोगो को हरा देता है। और इसी वक्त भाई हम गोजो के फर्स्ट टाइम आइस को भी देखते हैं, पर स्टिल भाई गोजो जोगो को पूरी तरह नहीं मरता ताकि उसे पता चले कि आखिरकार उसे किसने भेजा है। पर दूसरी तरफ भाई हानामी और बाकी के लोग ये सब देख रहे होते हैं, जहाँ हानामी डिसाइड करती है वो चुपचाप खड़े होकर अपने साथी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती, जिसके लिए हानामी रिस्क लेते और अपने साथी को बचाने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो अपना टेक्निक यूज करके एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट करते और जल्दी से जोगो के हेड को लेकर भाग जाती है। सो भाई अगर हम बात करें जोगो के ग्रुप की तो भाई इसमें 4 मेंबर्स है। पहला है हानामी जो कि फॉरेस्ट के फियर से बना है, दूसरा है डैगन जो कि ओशन के फियर से बना है, और तीसरा है माइतो, ये इस ग्रुप का लीडर है। आई मीन उसे ऐसा लगता है कि वो लीडर है पर वो है नहीं, जहाँ वो ह्यूमंस के एक दूसरे के नफरत को लेकर क्रिएट हुआ है। और इसके पास वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेक्निक है जिससे वो लोगों के सोल को ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और चौथा है अपना सुगुरु गेटो जो कि अपना गोजो को पुराना दोस्त है और असली लीडर भी। वेल भाई गोजो के फटके खाने के बाद इन्हें समझ में तो आ जाता है कि गोजो खतरनाक वाला पावरफुल है और वो इसे इतने इजीली तो नहीं हरा सकते, जो कि उन्हें गेटो भी पहले समझाने की कोशिश करता है। गेटो अपना आइडिया भी बताता है कि हम गोजो को मारने की जगह गोजो को एक प्रिज्म रेल में ही सील कर देंगे, जो कि एक ऐसा कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो टारगेट को एक दूसरे डायमेंशन में ही ट्रैप कर देता है। पर ये करने के लिए उन्हें 31 अक्टूबर का वेट करना पड़ेगा। वेल ये सब मैटर होने के बाद हम फाइनली टाइम जब मारते हैं सितंबर में, जहाँ यूजी सीक्रेटली ट्रेन कर रहा होता है
और फाइनली कर्स एनर्जी को यूज करना सीख जाता है। वो जो फिर यूजी के स्किल्स को टेस्ट करने के लिए उसे नानामी के साथ एक मिशन पे भेजता है। नानामी की बात करें तो भाई ये ग्रेड 1 सॉर्सरर है और ये उन लोगों में से एक है जिनके ऊपर गोजो आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। देखो अब मिशन की बात करें तो एक सिनेमा में 3 स्टूडेंट्स का मर्डर हो गया था और उनकी बॉडी भाई पूरी तरह डिसफिगर्ड हो गई थी, जिसे देखकर उन्हें समझ गया था कि ये पक्का किसी कर्स स्पिरिट का ही काम है। और नानामी ने 2 अनयूजुअल चीजों को भी नोटिस किया था। पहला कि उस थिएटर में एक और बंदा था जुनपे नाम का और उसके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि आखिरकार ये स्टूडेंट्स मरे कैसे। दूसरा मर्डरर ने जानबूझ के कुछ क्लूज छोड़े थे, ऐसे कि वो चाहता है कि उसे कोई तो ढूंढे। इसके बाद नानामी यूजी को उस जुनपे नाम के बंदे को ढूंढने को बोलता है और उसमें नजर रखने को बोलता है। अगले दिन फिर नानामी उन क्लूज को फॉलो करके एक नाले में पहुंच जाता है जहाँ उसका सामना फाइनली माहितो से होता है, जिसे ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और नानामी को वहाँ पे बुलाना भी उसका एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ वो एक सॉर्सरर की सोल को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। और फिर भाई इसके बाद चालू होती है नानामी और माहितो के बीच में फुल खतरनाक फाइट। और भाई ये सीजन 1 के वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फाइट सीन में से एक है, जहाँ ये फाइट एक ड्रॉ में खत्म हो जाती है और लास्ट में जाके माहितो जब एक मलबे के अंदर दब जाता है तो उस चीज का फायदा उठाकर नानामी वहां से जल्दी से भाग निकलता है। इसी वक्त दूसरी तरफ यूजी जुनपे से मिलता है और उससे दोस्ती भी कर लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जुनपे भी कर्सेस को देख सकता है और सिनेमा में उसने माहितो को मर्डर करते हुए भी देखा था, जहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जुनपे माहितो से डरने की जगह उल्टा उससे ये पावर सीखना चाहता था, क्योंकि भाई जुनपे को ना स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था और वो थिएटर विक्टिम्स ना वही बुलीज थे और इसलिए भाई जुनपे इस एबिलिटी को सीखना चाहता था और उसे भाई घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था उन स्टूडेंट्स की मौत के बाद। पर ये चीज को भाई वो यूजी से छुपाता है। इसके बाद भाई जुनपे यूजी को अपने घर खाने को भी बुलाता है, जहाँ यूजी को तो जुनपे की मॉम उसे खाने को देती है एंड दोनों में फिर अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। और फिर इसे देख के हमें समझ में आता है कि जुनपे शायद से माहितो के इन्फ्लुएंस से अब दूर होता जा रहा है, जहाँ यूजी के निकलने के बाद उसी रात जुनपे की माँ को सुकुना का एक फिंगर मिलता है। और भाई जैसे ही जुनपे को इसके बारे में पता चलता है उसका दिमाग ही सटक जाता है एंड वो फाइनली एक विलेन बन जाता है। वो सबसे पहले अपने स्कूल जाके अपने पुलिस को मारता है, पर तभी भाई उसी वक्त यूजी भी वहाँ पे आता है एंड उसे रोकने का ट्राई करता है। इसके बाद फिर जुनपे और यूजी के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जहाँ जुनपे अपने शिकिगामी का यूज करके यूजी को पॉइजन करने का ट्राई करता है। और इसी वक्त भाई हमें पता चलता है कि जुनपे को ये सब पावर्स माहितो ने ही दी है। और भाई जुनपे के अगर वो सुकुना के फिंगर भी माहितो ने ही रखी थी, जिससे कि जुनपे अपनी माँ के मौत को देखकर बदल जाए। क्योंकि देखो माहितो का प्लान सिर्फ गोजो को सील करना नहीं था, बल्कि सुकुना को अपने साइड पे लाना भी था। तो ये चीज करने के लिए उन्हें कोई तो एक ऐसा चाहिए था जो कि यूजी के क्लोज आ सके, और इसलिए माहितो ने ही जुनपे को यूजी के साथ दोस्ती करने के लिए भी बोला था। पर देखो आगे जाके ना जुनपे एंड यूजी में एक रियल दोस्ती ही बन जाती है। पर जब भाई जुनपे की मॉम मर जाती है तो वो पूरी तरह से बदल जाता है। वेल अब आते हैं अपने करंट फाइट के यहाँ, जहाँ यूजी जुनपे को फुल टोकनो जुत्सु देता है और उसका दिल परिवर्तन कर देता है। तभी भाई वो पाउटे माहितो वहां पे आ जाता है एंड फिर यूजी के ऊपर अटैक करता है एंड फिर भाई यूजी के इस सामने जुनपे को एक कर्स में बदल देता है। इसे देख भाई यूजी का दिमाग से अटक जाता है, वो चिल्लाने लगता है और सुकुना से हेल्प की भीख मांगता है। बोलता है कि प्लीज जुनपे को हील कर दे और इसके बदले में तुम्हें अपनी बॉडी हमेशा के लिए दे दूंगा। पर भाई हरामी सुकुना साफ मना कर देता है एंड उल्टा यूजी के ऊपर हंसने लगता है। और दूसरी तरफ माहितो भी यूजी के डिस्पिरेशन को देखकर बहुत जोर से हंसने लगता है। बाय द वे भाई ये सब भी माहितो और गेटो का ही प्लान था, जहाँ उनका प्लान था कि वो यूजी को इतना ज्यादा फोर्स करे कि वो अपने बॉडी का कंट्रोल परमानेंटली सुकुना को दे दे। क्योंकि भाई माहितो को ऐसा लगा था कि अगर वो सुकुना के लिए ये फेवर करेगा तो भाई सुकुना उनके साइड हो जाएगा और ह्यूमैनिटी को ओवरथ्रो करने में उनकी हेल्प करेगा। पर भाई एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सुकुना यूजी की डील एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्योंकि भाई पहले सुकुना ने एक डील कर ली थी, दूसरा शायद से सुकुना किसी के भी सोल को हील नहीं कर सकता, और तीसरा सिंपल भाई उसे बस यूजी को तड़पते हुए देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वेल फिर ये सब के बाद जुनपे अपने रोते रोते ही मर जाता है और इसे देख फिर भाई यूजी शॉक में चला जाता है और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ उसके दिल में इतनी हेट होती है माहितो को लेकर कि उससे बस अभी एक ही चीज चाहिए होती है, दैट इज टू किल माहितो। और तब ये तुरंत यूजी माहितो के ऊपर अटैक करता है। वेल फाइट के वक्त फिर यूजी को पता चलता है कि क्योंकि उसके अंदर 2 सोल है तो इसकी वजह से वो माहितो के टेक्निक से नेचुरली रेजिस्टेंट है और फिर माहितो के एक ही टच से वो मारा नहीं जा सकता और उसकी सोल ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। और फिर भाई इसी चीज का फायदा उठा के यूजी माहितो को फुल धोता है और इसके बाद फिर भाई नानामी भी वहां पे आ जाता है एंड फिर दोनों मिलकर माहितो को धोते हैं। और भाई दोनों मिलकर माहितो को इतना ज्यादा पेलते हैं कि माहितो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। पर भाई अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस से माहितो इवॉल्व होता है और अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करना सीख जाता है, जब माहितो अपने डोमेन एक्सपेंशन में कितने और कौन से भी लोगों की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी बिना उन्हें टच करे। और इस डोमेन में भाई उसका अटैक एक गारंटेड हिट होगा, मतलब कि भाई तुम घंटा भी नहीं बच सकते। और भाई माहितो भी साला सिर्फ नानामी को ही ट्रैप करता है, क्योंकि उसे पता है यूजी को अगर वो ट्रैप करेगा तो उसमें एक रिस्क है, क्योंकि उसके अंदर सुकुना है।
वेल फिर भाई माहितो ऑलमोस्ट नानामी को मारने ही वाला होता है और नानाबी भी अपने पास्ट मेमोरीज को याद करके अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। पर तभी भाई यूजी एक क्रेजी चीज कर देता है और बाहर से डोमेन को तोड़कर अंदर घुस जाता है और भाई ऐसा करने से माहितो का डोमेन गलती से सुकुना के सोल के साथ टच हो जाता है। और भाई सुकुना है बड़ा प्राइडफुल और उसे पसंद नहीं है भाई कोई भी उसका टच करे, आई मीन सोल। तुम्हें क्या लगा? और वैसे भी भाई वो सिर्फ खुद की और मेगुमी की परवाह करता है और फिर इसलिए वो माहितो के डोमेन को ब्लो अप कर देता है। एंड इसके बाद फिर फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है और फिर पाउटा माहितो वहां से भाग निकल जाता है और सॉर्सरर उसे पकड़ने में फेल हो जाते हैं। इसके बाद जुनपे की मौत को याद करके यूजी डिसाइड करता है कि वो मरने से पहले कुछ भी करके सुकुना एंड माहितो दोनों को खत्म कर देगा। पहले ये सब मैटर होने के बाद एक महीना बीत जाता है जहाँ मेगुमी एंड नोबारा गुडविल इवेंट के लिए ट्रेन करते हैं, जहाँ यूटा अपना इस इवेंट में नहीं होता है एंड वो म्यूगेल के साथ एक ओवरसीज मिशन पे होता है जहाँ गोजो ने उन्हें भेजा था। और यहीं पे हमें ये पता चलता है कि गोजो ने म्यूगेल को नहीं मारा एंड उल्टा उसके स्किल्स को देखकर उसे जुजुत्सु हाई में एनरोल करा लिया। सिंस भाई यूटा गायब था और 3 इयर्स भी सस्पेंडेड थे तो इसलिए मेगुमी एंड नोबारा ने उनकी जगह ले ली थी इस इवेंट में। सो भाई अगर हम बात करें इस इवेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, जिसमें पहले माकी जेनिन सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो कि जेनिन क्लैन से बिलोंग करती है, जो कि गोजो एंड कामू क्लैन जितने इन्फ्लुएंशियल है, पर फैमिली माकी को एक फेलियर मानती है क्योंकि उसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन है जिसके कारण उसके पास ऑलमोस्ट नो कर्स एनर्जी है, पर भाई कम कर्स स्पिरिट के बदले उसे मिली है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। दूसरा है पांडा जो कि एक रेयर टाइप ऑफ क्रीचर है एंड एक कर्स्ड कॉप्स है, जहाँ देखो बाकी के कॉप्सेस को एनर्जी देनी पड़ती है पर पांडा अपनी एनर्जी खुद बनाता है। वैसे भाई इस पांडा को एक्चुअल में प्रिंसिपल यागा ने ही बनाया है। सो अब बात करें हम क्योटो हाई स्कूल की तो इसमें सबसे पहले आती है माई जेनिन जो कि माकी की जुड़वा बहन है। वैसे माई को कभी सॉर्सरर बनना ही नहीं था, पर जब माकी घर छोड़कर चली जाती है तो उसके वजह से सारा प्रेशर माई के ऊपर आ जाता है और इसी की वजह से दोनों बहनों में आपस में बनती ही नहीं है। दूसरा बंदा है मेकामारू जो कि एक रोबोट है। वैसे रियलिटी में इसे एक असली बंदा ही कंट्रोल करता है पर उसके पास भी हेवनली रिस्ट्रिक्शन है, पर भाई इसके पास माके की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वो हेवीली डिसेबल्ड है, जहाँ वो ना ही चल सकता है ना ही लाइट में आ सकता है एंड उसकी पूरी बॉडी टेप से कवर्ड होती है। पर भाई उसके पास मैसिव कर्स एनर्जी है एंड वो पपेट कंट्रोल टेक्निक को यूज कर सकता है। इसके बाद तीसरा बंदा है नोरिटोशी कामो, जहाँ ये कामो का बच्चा ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज कर सकता है। और भाई फाइनली बात करते हैं इनके सबसे खतरनाक स्टूडेंट की जो कि है आओ टोडो, जहाँ ये क्योतो स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। और ये भाई बंदा है बड़ा अजीब, जहाँ इसे लड़ना पसंद है, इसे बोरिंग लंग जरा भी पसंद नहीं है, किसी की भी सुनता नहीं है और एक पॉप स्टार के लिए ऑब्सेस्ड है और ये भाई खुद को बहुत इंटेलिजेंट भी मानता है। सो भाई फाइनली आता है गुडविल इवेंट का दिन। गोजो फुल ड्रामेटिक एंट्री मारता है और रिवील करता है कि यूजी जिंदा है, पर इसे सुन भाई मेगुमी एंड नोबारा जरा भी रिएक्ट नहीं करते और एक्साइटेड नहीं होते क्योंकि भाई यूजी की मौत को लेकर 2 महीने हो चुके थे एंड मेगुमी एंड नोबारा ने यूजी की मौत को भी एक्सेप्ट कर लिया था एंड मूव ऑन भी कर गए थे। पर वो बाहर से दिखा रहे थे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, पर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर भाई एक बंदा था जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो था प्रिंसिपल गाकुगान जी जो कि क्योतो स्कूल का हेडमास्टर है। और भाई ये वही बुड्ढा है जो कि यूजी को मारना चाहता है। वेल इसे सुन फिर वो बुड्ढा तुरंत ही अपने स्टूडेंट के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग लेता है जहाँ वो ऑर्डर देता है यूजी को मार दो, जहाँ उनका प्लान था कि इवेंट में यूजी को ऐसा मारो कि वो एक्सीडेंट लगे। इसी वक्त दूसरी तरफ भाई माहितो स्कूल में सुमड़ी में घुस चुका था, जहाँ देखो माहितो जब सुकुना के फटके खाता है तो उसे समझ आता है कि सुकुना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो भाई अब ये लोग सुकुना को अपनी टीम में नहीं लेना चाहते, उल्टा वो ये चाहते कि सुकुना ही जिंदा हो जाए एंड वो ओल्ड एज ऑफ कर्सेस को शुरू कर दे एंड पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को ही ओवरथ्रो कर दे। सो ये चीज करने के लिए उन्हें सुकुना के 6 फिंगर चाहिए जो कि जुजुत्सु हाई में छुपा रखे हैं और यही लेने के लिए माहितो वहां पे आया है। और उन्होंने ये भी सोचा कि अब तक ना यूजी एक फिंगर को ही खाता आ रहा है जिसके कारण वो अपने बॉडी के कंट्रोल को लूज नहीं करता, पर अगर यूजी को एक साथ 6 फिंगर खिला दे तो पक्का सुकुना यूजी के पूरे बॉडी के ऊपर परमानेंट कंट्रोल ले लेगा। सो इस प्लान को कैरी आउट करने के लिए गेटो ने पहले ही अपना दिमाग लगाकर एक फिंगर के अंदर ट्रैकर प्लेस कर दिया था। तो भले मास्टर तेंगेन का बैरियर उन फिंगर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, पर भाई ट्रैकर की वजह से माहितो इजीली उस सीक्रेट रूम को ढूंढ लेता है जहाँ पे सारे फिंगर छुपे हुए थे। और जब पाउटे माहितो ये सब चोरी कर रहा होता है, दूसरी तरफ हानामी और बाकी के सारे असैसिन डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। सो आप वापस आ जाते हैं अपने इवेंट पे, जो इस गुडविल इवेंट में नोबारा माई से हार जाती है, माई माकी से हार जाती है एंड मेकामारू पांडा से हार जाता है। और दूसरी तरफ यूजी एंड टोडो के बीच में भी खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ टोडो यूजी को फुल खतरनाक वाला पेलता है, पर तभी टोडो यूजी को एक वियर्ड क्वेश्चन पूछता है कि तुझे कौन सी लड़की पसंद है। जिसे सुन यूजी बोलता है कि वही लड़की जिसकी बड़ी ऐस हो। भाई यार कुछ बोलो, यूजी अपना है बड़ा मैन ऑफ कल्चर। वेल इसे सुन अपना टोडो तो फुल खुशी के मारे रोने लगता है और बोलता है तो ही मेरा बेस्ट ऑफ फ्रेंड है। एंड फिर भाई दोनों के बीच में काइंड ऑफ फ्रेंडशिप हो जाती है क्योंकि भाई आफ्टर ऑल दोनों के बीच में बड़े बड़े कॉमन इंटरेस्ट है। वेल ये होने के बाद वहां पे क्यों तो स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं यूजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, जहाँ कामो यूजी को मारने का ट्राई करता है, पर तभी टोडो यूजी को बचा लेता है और बोलता है कि मेरी फाइट में इंटरफियर मत करो। जिसे सुन कामो बोलता है कि ठीक है, पर उसे जान से मार देना। पर भाई हम सबको पता है कि टोडो यूजी को घंटा भी नहीं मारने वाला है क्योंकि आप दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंडो बन चुके हैं।
है और उल्टा भाई टोडो यूजी का एक मेंटर ही बन जाता है और उसे कर्स एनर्जी यूज करना सिखाता है जिससे कि यूजी प्रॉपरली ब्लैक फ्लैश को यूज कर सके। इसके बाद फिर मेगुमी नोरोटोशी से फाइट करता है। जहाँ इन दोनों के बीच में फाइट चली रही होती है कि तभी एक स्पेशल ग्रेट कर्स हानामी वहाँ पे आ जाती है एंड वो सबकी वाट लगा देती है। जहाँ एक अकेली कामो, मेगुमी एंड इनुमाकी तीनों को पेल देती है। इसके बाद फाइट में वहाँ पे माकी भी आ जाती है पर फिर हानामी माकी को भी पेल लेती है एंड फिर लास्ट में जाके हानामी मेगुमी एंड माकी दोनों को ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है। पर भाई तभी एंट्री मारते हैं अपने दो बेस्ट फ्रेंडो यूजी एंड टोडो एंड वो माकी एंड मेगुमी को बचा लेते हैं। इसके बाद भाई फाइनली फाइट शुरू होती है हानामी एंड यूजी के बीच में, जहाँ टोडो बस बाहर खड़ा होकर यूजी को गाइड करता है। स्टार्टिंग में यूजी हानामी को टक्कर तो देता है पर उसका कुछ इतना उखाड़ नहीं पाता। पर जब टोडो यूजी को एक चाटा मारकर फिर से समझाता है तो यूजी फाइनली समझ आता है एंड फर्स्ट टाइम अपने ब्लैक फ्लैश को प्रॉपरली यूज करके हानामी को खतरनाक इंजूर भी कर देता है। इसके बाद फिर टोडो भी फाइट ज्वाइन करता है एंड दोनों मिलकर हानामी के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ टोडो अपने टेक्निक बूगी वूगी से अपनी जगह को किसी भी चीज के साथ बदल सकता है एंड फिर इसी टेक्निक का यूज करके वो हानामी को खतरनाक वाला कंफ्यूज कर देता है एंड दोनों मिलकर हानामी को खतरनाक वाला मारते हैं और इतना ज्यादा मारते हैं कि हानामी लास्ट में जाके अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने वाली होती है। पर ठीक उसी वक्त सातोरू गोजो एंट्री मारता है। वेल गोजो अब तक इसलिए आ नहीं पा रहा था क्योंकि विलन्स ने बाहर से एक कर्टन मतलब कि बैरियर लगा दिया था। जहाँ इस बैरियर का सिंपल रूल था कि कोई भी इस बैरियर के अंदर बाहर आ जा सकता है सिवाय गोजो के, और इसलिए गोजो को ये बैरियर तोड़ने में ज्यादा टाइम लग गया। पर भाई जैसे ही गोजो अंदर आया उसने हवा में उड़कर अपनी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेक्निक का यूज किया, हॉलो पर्पल, जिससे उसने आधे जंगल को ही उड़ा दिया, जो कि नो डाउट भाई क्रेजी था, जिसे देखकर हमें भी लगा था कि भाई हानामी पक्का मारी गई है। पर आगे जाके हमें पता चलता है कि हानामी ऑलमोस्ट मरते मरते बच जाती है। वेल इस इंसिडेंट के बाद फिर गुड इविल इवेंट कैंसिल होने के कगार पे था, लेकिन टोडो भाई सबको मना लेता है कि इवेंट कंटिन्यू रखो। तो अगले दिन दोनों स्कूल बेसबॉल की मैच खेलते हैं विनर डिसाइड करने के लिए, जिस मैच में भाई यूजी की हेल्प से टोक्यो स्कूल वाले जीत जाते हैं। और भले भाई हायर अप्स अभी भी यूजी को मारना चाहते हैं पर अपना प्रिंसिपल यागा गाकुगांजी को थोड़ा कन्विंस कर लेता है और बोलता है कि यह लड़का फ्यूचर में जाके जरूर लाइव्स बचाएगा एंड इसे सुन फिर वो थोड़े टाइम के लिए प्लान ड्रॉप कर देते हैं। वेल इसके बाद उसी हफ्ते फर्स्ट ईयर्स को एक नए मिशन पे भेजते हैं, जहाँ 4 लोगों की ना मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। और भाई कोइंसिडेंटली ये 4 लोग 20 साल पहले उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ अपना मेगुमी फुशिगुरो पढ़ता था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि यासुआची ब्रिज नाम की एक प्लेस है जो कि हॉन्टेड है, जहाँ 20 साल पहले ये चारों वहाँ पे बेहोश मिले थे और उन्हें याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। पर भाई अब ये चारों मर चुके हैं। इस सबको देख भाई यूजी एंड उसके फ्रेंड्स को ये समझ में तो आ जाता है कि ये सब एक कर्स के वजह से हुआ है। लेकिन भाई इसके बाद सीन सीरियस हो जाता है जब फुजिनोमा जो कि मेगुमी की पुरानी क्लासमेट थी वो बोलती है कि वो भी इस प्लेस पे गई थी मेगुमी की सिस्टर सुमिकी के साथ। इसका मतलब कि भाई अगले 1-2 हफ्ते में ये कर्स फुजिनोमा और मेगुमी की बहन सुमिको को भी मार देगा और शायद से भाई इसी कर्स की वजह से सुमिकी इतने टाइम से कोमा में भी है। तो भाई मेगुमी अपनी बहन को बचाने के लिए तुरंत ही ये तीनों उस ब्रिज के यहाँ पे पहुंच जाते हैं और भाई बैरियर के अंदर जाते ये तीनों कुछ ऐसे वियर्ड कर्स स्पिरिट्स को मिलते हैं जिनको इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। वेल अब थोड़ा सा हिस्ट्री सुन लो। देखो लगभग 150 साल पहले नोरिटोशो कामो नाम का एक इविल सॉर्सरर हुआ करता था और ये बंदा अपने एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही ज्यादा बदनाम था, जहाँ पे भाई इसने लिटरली एक हाफ ह्यूमन एंड एक हाफ कर्स स्पिरिट लाइफ फॉर्म को ही क्रिएट किया था। और भाई एक दो नहीं बल्कि टोटल 9 हाइब्रिड्स बनाए थे जिन्हें कर्स वूम डेथ पेंटिंग्स बोलते हैं। और भाई ये पेंटिंग जुजुत्सु आई के स्टोर रूम में बनती, वही जहाँ पे सुकुना की फिंगर्स भी स्टोर करके रखी थी। पर जब भाई पाउटा माहितो ने वहां पे जाके चोरी की थी तो उसने सुकुना के फिंगर्स के साथ साथ इस डेथ पेंटिंग्स को भी चुरा लिया था, वो भी 3 डेथ पेंटिंग्स को। के बाद गेटो की मदद से ये 3 पेंटिंग्स को बाय द नेम चोजो, ईसो एंड केचिसुको नए बॉडीज में जिंदा करते हैं। सो भाई अब ये डेथ पेंटिंग्स की बात करें तो ये तीनों भाई है और इनकी लॉयल्टी बस एक दूसरे के लिए ही है, जहाँ इन्हें ह्यूमंस या फिर कर्स स्पिरिट से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और वो बस माहितो की हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई माहितो ने उन्हें बचाया था और वो ये भी मानते हैं कि भाई माहितो की नई दुनिया में वो सेफ रह पाएंगे। और भाई इसके बाद हमें माहितो से भी ज्यादा हरामी एक कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, हारुतो, जो कि गेटो की गैंग को ज्वाइन करता है। और भाई इसके बारे में बात करें तो ये एक ह्यूमन कर्स यूजर है जो कि एक्चुअल में एक साइको किलर है जिससे कमजोर लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और इसके पास भाई एक मिरेकल नाम की टेक्निक भी है जिससे वो अपने लक को बढ़ा सकता है। वेल भाई अब आते हैं अपने करंट सिचुएशन पे, जहाँ यह हाइब्रिड ईसो एंड केचिसु सुकुना की दूसरी फिंगर ढूंढ रहे होते हैं। पर यूजी एंड सब के आते ही फिर इन दोनों की फाइट उनसे हो जाती है, जहाँ फिर यूजी एंड नोबारा उन दोनों कर्स से फाइट करते एंड फिर मेगुमी को उस ब्रिज वाले कर्स से अकेले लड़ने के लिए भेज देते ताकि वो सुमिकी की जान बचा सके। वेल भाई अब इस ब्रिज कर्स की बात करें तो भाई ये भी फिंगर बेरर कर्स जैसा ही था, क्योंकि भाई इसने भी सुकुना की फिंगर खा के रखी थी और अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। इसके बाद भाई वो फिंगर बेरर और मेगुमी में खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ वो कर्स मेगुमी को बहुत पीटता है और बेहोशी कर देता है। और भाई मेगुमी फिर से 4th बार अपने आप को सैक्रिफाइस करके
करके महावरागो को समन करने वाला होता है। पर तभी भाई उसे गोजो और सुकुना की बात याद आ जाती है, जहाँ सुकुना ने उसे बोला था कि उसके 10 शैडोज टेक्निक में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है एंड इवन गोजो ने भी उसे कहा था मरना जीतने के बराबर नहीं होता। और इसे सुन भाई फाइनली मेगुमी होश में आ जाता है एंड वो अपने न्यू पोटेंशियल को अनलॉक कर लेता है, जहाँ फिर मेगुमी फर्स्ट टाइम अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करता है बाय द नेम काइमेरा शैडो गार्डन। पर भाई अभी फिलहाल के लिए ये डोमेन इनकम्प्लीट ही है। वेल फिर इस डोमेन में मेगुमी अनलिमिटेड टाइम के लिए कर्सेस को समन कर सकता है एंड शैडोज में शिकिगामिस के क्लोन को बना सकता है। आफ्टर ऑल भाई इसी टेक्निक का यूज करके मेगुमी ने लास्ट में जाके उस कर्स को खत्म कर दिया था। और फिर ये होने के बाद भाई फाइनली सुमिकी और फुजिनोमा कर्स से बच जाते हैं, पर फिर भी सुमिकी कोमा में ही होती है दूसरे कर्स की वजह से। दूसरी तरफ भाई अपनी यूजी एंड नोबरा अपने वारिव टेक्निक का यूज करके ईसो एंड केचिसु को मार देते हैं। और भाई ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था क्योंकि भाई टेक्निकली ये दोनों स्पिरिट स्पेशल ग्रेड कर्स थे। पर भाई इन कर्सेस के मरने के बाद यूजी खुद को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है क्योंकि भाई ये कर्सेस एक दूसरे के लिए केयर करते थे एंड एक दूसरे के लिए रो भी रहे थे, जिससे यूजी को लगता है कि उसने कुछ ऐसे कर्सेस को मारा है जो कि ह्यूमन इमोशंस को समझ सकते थे, फील कर सकते थे। वेल ये सब फाइट होने के बाद उन स्पिरिट का बड़ा भाई चोसो को फील हो जाता है कि उसके भाई मर चुके हैं, जहाँ फिर गेटो चोसो को बताता है कि ये सब यूजी ने ही किया है। और भाई इससे ना हमें कुछ बातें पता चल जाती है कि जुजुत्सु हाई में कोई तो ट्रेटर है जो कि गेटो को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और दूसरा कि भाई अब चोसो यूजू को मारना चाहता है कुछ भी करके अपने भाइयों का बदला लेने के लिए। वेल इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद खबर फैल जाती है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने लिटरली स्पेशल ग्रेड कर्स को हराया, जिसके वजह से फिर सारे लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। और इसके बाद भाई फाइनली अपना सीजन 1 एंड हो जाता है और सीजन 1 के एंड में गोजो यूजी एंड उसके फ्रेंड को टॉप सीक्रेट मिशन पे बुलाता है, जो कि और कोई नहीं ट्रेटर को ढूंढने का मिशन होता है। और यही से शुरू होते है अपने सीजन 2 की कहानी। तो गोजो के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उनका प्राइम सस्पेक्ट था मेकामारू बाय द नेम कोकिची मूटा। जब मेकामारू की बात करें तो भाई ये रियल लाइफ में कांस्टेंट पेन में रहता है, जहाँ वो चल भी नहीं सकता और उसे लाइट भी चुभती है, जिसके कारण वो अपने रोबोट्स का यूज करता है। सो मेकामारू की कुंडली जानने के लिए मेगुमी एंड सब मेकामारू की लोकेशन पे पहुंचते हैं, पर भाई उसका घर पूरा का पूरा खाली होता है, जिसे देख भाई उन्हें समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है और मेकामारू ही पक्का वो गद्दार है। मीनवाइल भाई असली लोकेशन पे गेटो और माहितो मेकामारू के पास पहुंच गए थे और यहीं पे हमें रिवील होता है कि भाई इन तीनों ने महीनों पहले एक बाइंडिंग वाउ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, जहाँ भाई ये डील सिंपल थी। मेकामारू का काम था माहितो और गेटो को जुजुत्सु हाई एंड गोजो के बारे में इंटेल देना, और भाई माहितो का काम था अपने आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक का यूज करके मेकामारू के बॉडी को ठीक करना। क्योंकि देखो भाई कोकिची उर्फ मेकामारू की बात करें तो इसके पास है हेवनली रिस्ट्रिक्शन, जिसके कारण इसे आरसीडी टेक्निक से हील नहीं कर सकते, वरना तो भाई जुजुत्सु हाई इसे कब का हील कर देते। पर भाई माहितो अलग है, जहाँ वो लिटरली सोल को ही रीशेप कर सकता है, जिसके कारण वो एक ही टच में मेकामारू की बॉडी को पीक कंडीशन पे लेके आता है। पर भाई जैसे मेकामारू ठीक हो जाता है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। वेल आई नो अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ये एक दूसरे के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेकामारू कभी इविल था ही नहीं, वो तो माहितो को लिटरली कचरा मानता है और उसे तो बस अपने आप को ठीक करना था, जिसके कारण वो उस डील में आया था ताकि वो फिर अपने दोस्तों को मिल सके, स्पेशली मीवा को। और भाई माहितो गेटो की बात करें तो भाई उन्हें पता है कि मेकामारू कभी उनके साइड था ही नहीं, और ऊपर से भाई माहितो और गेटो मेकामारू को ठीक करने के बाद मारने वाले थे। सो भाई जैसे माहितो मेकामारू को हील कर देता है तो भाई बाइंडिंग वाउ का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और फिर दोनों में खतरनाक वाली फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ आइडियली सबसे पहले भाग के मेकामारू गोजो को ही वॉर्न करने वाला था, और भाई पाउटा गेटो ने वहाँ पे एक कर्टन मतलब कि बैरियर ही लगा दिया था, जहाँ पे फिर इस बैरियर में वो कोकिची को फंसा देते एंड फिर सारे सिग्नल एंड कॉल्स को ब्लॉक आउट कर देते हैं ताकि मेकामारू किसी को भी कॉन्टैक्ट ना कर पाए। इसके बाद फिर अकेला मेकामारू स्पेशल ग्रेड कर्स माहितो एंड गेटो दोनों से फाइट करता है। पर भाई गेटो को पता था कि मेकामारू उनका घंटा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो अपना फाइट में हिस्सा भी नहीं लेता है एंड बाहर जाके बैठ जाता है एंड माहितो को उल्टा बोलता है कि जाओ आराम से फन करके आना। जहाँ फिर फाइनली फाइट शुरू हो जाती है मेकामारू एंड माहितो के बीच में, जहाँ भाई मेकामारू अपने जायंट रोबोट्स एंड वेरियस स्ट्रेटजीज का यूज करके माहितो को बहुत ही ज्यादा पेलता है। पर भाई माहितो तो माहितो है, वो आखिर में जाके मेकामारू को मार ही देता है। वेल भाई मेकामारू को फाइनली मारने के बाद अब उनका प्लान स्पॉइल करने वाला कोई भी नहीं होता। तो देखो भाई सीजन 1 में हमने देखा था कि इनका गोल है ह्यूमंस को ही रिप्लेस कर देना, पर भाई जब तक सातोरू गोजो जिंदा है ये घंटा भी पॉसिबल नहीं है, और इसलिए फिर गेटो ने एक प्लान प्रपोज किया था, जहाँ उनका प्लान था गोजो को मारो मत, सील कर दो। और ये चीज करने के लिए उनके पास एक खतरनाक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है बाय द नेम प्रिजन रेल, जो कि किसी भी पर्सन को एक अदर डायमेंशन में सील कर देता है। पर भाई ये चीज करने के लिए उन्हें सबसे पहले गोजो को आइसोलेट और डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि गोजो अपनी फुल पावर को यूज ना कर सके। तो भाई इसके बाद फाइनली आ जाता है वो दिन 31 अक्टूबर, जहाँ शिबुया में सारे लोग हेलोइन मना रहे होते हैं कि तभी ठीक 7 बजे माहितो का एक ग्रुप मैसिव बैरियर को लगा देते हैं सिटी के अराउंड, जिससे कि सारे सिविलियन उसके अंदर ही ट्रैप हो जाए एंड सारे फोन सिग्नल्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। वेल स्टार्टिंग में पब्लिक को पता नहीं चलता कि वो एक बैरियर के अंदर ट्रैप्ड है,
पर जब कोई बंदा बैरियर के बाहर जा नहीं पाता तो उन्हें पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है एंड फिर पैनिक ही शुरू हो जाता है, जहाँ पे फिर उन लोगों को बोला जाता है कि अगर तुम्हें बचना है तो गोजो सातोरू का नाम लो और उसे यहाँ पे बुलाओ। पब्लिक फिर खुद को बचाने के लिए बैरियर के एंड पे जाके गोजो के नाम को जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जुजुत्सु आई को फाइनली इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया एंड वो जल्दी से 4 डिफरेंट टीम्स को वहां पे भेजते हैं, जिसमें होते हैं टीम नानामी, टीम जेनिट, टीम कुसाबे एंड टीम मेमे, जहाँ पे उनका काम बस अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन करना होता है। दूसरी तरफ पब्लिक की आवाज सुनकर फाइनली अपना गोजो सातोरू भी वहाँ पे पहुंच जाता है एंड बैरियर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई इस बैरियर का रूल है कि कोई भी सॉर्सरर अंदर आ सकता है पर सिविलियंस बाहर नहीं जा सकते। वेल अंदर आने के बाद गोजो नोटिस करता है कि शिबुया ट्रेन स्टेशन के अंदर एक और बैरियर है। ये बैरियर सिविलियंस को ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही ट्रैप कर रहा है और अगर भाई गोजो उस बैरियर के अंदर जाएगा तो वो चारों तरफ से सिविलियन से सराउंड हो जाएगा। इसका मतलब कि भाई वो अपनी रेड, ब्लू या फिर पर्पल हॉलो जैसे टेक्निक को नहीं यूज कर सकता एंड इवन भाई वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अगर वो यूज करेगा तो उस डोमेन एक्सपेंशन में सिविलियंस भी आ जाएंगे और वो आते ही भाई तुरंत मारे जाएंगे। फिर इसे देखने के बाद गोजो को ये क्लियर समझ में तो आ जाता है कि भाई ये एक ट्रैप है, पर फिर भी गोजो लोगों को बचाने के लिए उस बैरियर के अंदर चला जाता है और भाई नीचे जाते ही गोजो का सामना होता है जोगो, हानामी एंड चोसो से, जहाँ ये तीनों गोजो के सामने सारे सिविलियंस को मारने लग जाते ताकि गोजो डिस्ट्रैक्ट हो। जहाँ इनका प्लान ये था कि गोजो को बस 20 मिनट्स के लिए बिजी रखो, क्योंकि भाई इसके बाद गेटो वहाँ पे आकर प्रिज्म रेल से गोजो को सील कर देगा, जहाँ जोगो, हानामी एंड चोसो मिलकर गोजो के ऊपर अटैक करते हैं, पर गोजो की इन्फिनिटी के कारण वो उसे टच भी नहीं कर पाते। वेल भाई फिर गोजो अपने इन्फिनिटी से ही हानामी को जोगो के सामने ही क्रश करके मार देता है एंड इसे देख भाई जोगो पगला जाता है एंड वो हानामी की मौत का बदला लेने के लिए गोजो के ऊपर अटैक करता है, पर स्टिल भाई वो गोजो को टच भी नहीं कर पाता, जिसके कारण वो जल्दी से वहां से भागने लग जाता है। भागते हुए फिर जोगो सोचता है कि आखिरकार ये गेटो अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई 20 मिनट तो कब के हो चुके। फिर इसके बाद गोजो जोगो को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है कि तभी दूसरे साइड से एक ट्रेन आ जाती है जिसमें माहितो और 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस होते हैं एंड भाई माहितो वहां पर आते ही मैसेकर को शुरू कर देता है एंड सारे लोगों को मारने लगता है एंड इवन जोगो भी लेफ्ट राइट सिविलियंस को मारने लग जाता है। इसी वक्त जोगो सोचता है कि भले ही गोजो यूजी की तरह इतना इमोशनल नहीं है, पर वो भी भाई इतने सारे सिविलियंस को तो नहीं मरने देगा और अगर उसे हमें मारना है तो उसे अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज ही करना पड़ेगा, पर अगर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करेगा तो इसके साथ सारे सिविलियंस भी मारे जाएंगे। और भाई ये सब जोगो सोच ही रहा होता है कि तभी गोजो बोलता है रियोकाई तेनकाई और अपना डोमेन एक्सपेंशन को ओपन कर देता है और भाई गोजो हिस्ट्री में पहली बार अपने डोमेन को सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए ओपन करता है और भाई गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को देखते ही दोनों की फट के हाथ में आ जाती है। और भाई जैसे हमें पता है कि अनलिमिटेड वॉइड लोगों के दिमाग में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन को भर देता है, पर सिंस ये डोमेन इतना ज्यादा फास्ट था तो इसके कारण लोगों के दिमाग में बस 6 महीने की इंफॉर्मेशन ही जाती है। इसके कारण ये इंफॉर्मेशन से वो मरेंगे नहीं पर पैरालाइज हो जाएंगे बिना कोई परमानेंट डैमेज के। सो भाई गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खत्म करने में लगा देता है एंड भाई गोजो लिटरली 5 मिनट के अंदर 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार देता है। मतलब कि भाई हर 1 सेकंड में 3 से 4 मॉन्स्टर को मार देना, जो कि क्रेजी है। और भाई क्या ही सीन था, ये देख के तो मजा आ गया था। वेल भाई इतना सब करने के बाद ऑफ कोर्स गोजो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और भाई यही परफेक्ट टाइम था गेटो के लिए प्रिज्म रेल्म यूज करने का। जहाँ इस ऑब्जेक्ट के काम करने के लिए 2 कंडीशन होती है, पहला टारगेट को प्रिज्म रेल के 4 मीटर के अंदर होना चाहिए एंड दूसरा टारगेट को वहां पे 1 मिनट तक रुकना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही प्रिज्म रेल्म को वहां पे फेंका जाता है तो वहां पे गेटो एंट्री मारता है एंड भाई गेटो को देख गोजो तो फुल शॉक में चला जाता है, क्योंकि भाई उसने खुद अपने हाथों से गेटो को मार दिया था पर अभी वो उसके सामने खड़ा है। जहाँ फिर गोजो के दिमाग में सालों की मेमोरीज घूमने लग जाती है एंड वो फ्रीज हो जाता है एंड फिर भाई इसी रीजन के कारण गोजो फाइनली उस प्रिज्म रेल में सील हो जाता है। पर सील होने से ठीक पहले हमें पता चलता है कि गेटो आखिरकार जिंदा कैसे है। देखो हुआ ये कि गोजो ने जब गेटो को मार दिया था तो उसने उसकी बॉडी को शोगो को कभी दिया ही नहीं था। इसका मतलब कि भाई गेटो की बॉडी कभी जलाई नहीं गई थी और इसी चीज का फायदा उठाकर किसी और ने गेटो की बॉडी को ही चुरा लिया। और भाई ये चोरी करने वाला और कोई नहीं, वो हारामी नोरिटोशी कामो था, वही मैड साइंटिस्ट जिसने सारे डेथ पेंटिंग्स को बनाया था। और भाई साइंटिस्ट की एक स्पेशल टेक्निक है ब्रेन स्विच करना, जहाँ वो लिटरली अपने दिमाग को किसी और के बॉडी में डालकर उसके बॉडी का कंट्रोल ले सकता है एंड उस बॉडी के सारे मेमोरीज, कर्स एनर्जी एंड कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। और फिर ऐसे ही उसने गेटो की बॉडी को भी ले लिया ताकि वो उसकी कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन वाली टेक्निक को हासिल कर सके, जो कि उसके प्लान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाय द वे ये सब जो हो रहा था तो 4 सॉर्सरर टीम में से एक टीम गोजो की तरफ ही आ रही थी, जिसमें थे मेमे, उसका छोटा भाई उई उई एंड अपना यूजी। तो जैसे अपना गोजो सील हो जाता है तभी मेकामारू यूजी को कांटेक्ट कर लेता है और यही पे हमें पता चलता है कि भाई मेकामारू एक्चुअली में जिंदा है। मतलब टेक्निकली वो जिंदा नहीं है, वो उसका कॉन्शियसनेस है। मतलब कि मेकामारू अपने टेक्नोलॉजी एंड कर्स एनर्जी को कंबाइन करके एक ऐसा प्रोग्राम लिखता है जो कि तभी एक्टिवेट होगा जब गोजो
सील होगा, जहाँ ये एक मिनी एआई रोबोट जैसा होता है जिसमें उसकी सारी मेमोरीज थी। मेकामारू उन्हें कांटेक्ट करने के बाद मेमे की टीम को कन्विंस करता है कि वो उनके साइड पे ही है एंड वो रिवील करता है कि शिबुया स्टेशन के चारों तरफ एक नया बैरियर लगा हुआ है और ये बैरियर सारे सॉर्सरर्स को अंदर आने से रोकता है, मतलब कि मेमे की टीम गोजो तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए फिर यूजी वापस सरफेस पे चला जाता है जहाँ उसका मिशन होता है बैरियर को तोड़ना एंड अपने एलाइज को ढूंढना। अब आते हैं अपने शिबुया स्टेशन के अंदर, जहाँ इन विलेंस के बीच में एक डिस्कशन चल रहा होता है कि आगे क्या करे, जहाँ जोगो बोलता है कि भाई कर्सेस की दुनिया बनाने के लिए सुकुना का जिंदा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर सुकुना यूजी के बॉडी के ऊपर परमानेंट कंट्रोल ले लेगा तो वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देगा। दूसरी तरफ माइतो और चोसो बोलते हैं कि नहीं, हमें यूजी को खत्म करना चाहिए, क्योंकि माइतो को लगता है कि वो सुकुना के बिना हेल्प के भी ह्यूमंस को खत्म कर सकते हैं। और ऊपर से भाई माइतो को यूजी के लेकर बहुत ही ज्यादा खुन्नस थी और भाई चोसो को भी यूजी को मारना था अपने भाइयों का बदला लेने के लिए। और इसी रीजन के कारण भाई सब में आर्गुमेंट हो रहा था, जब फाइनली वो डिसाइड करते कि यूजी को जो भी पहले ढूंढेगा वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकता है, जिसके कारण यूजी को सब ढूंढने के लिए भागने लग जाते हैं। वेल इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजी इनो एंड मेगुमी के साथ टीम अप कर लेता है उस बैरियर को तोड़ने के लिए जो कि सॉर्सरर्स को रोक रहा है। और भाई कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, इस बैरियर का सोर्स है ये 3 तलिस्मान और भाई इन तलिस्मान को प्रोटेक्ट कर रहे ग्रैनी ओगामी एंड जीरो आवासाका। जहां हम इन बुड्ढों की बात करें तो भाई ये 80s में बहुत ही बड़े क्रिमिनल्स हुआ करते थे जो कि जुजुत्सु टेक्निक का यूज करके लोगों को मारते थे एंड चोरी चकारी करते थे। पर भाई जब गोजो पैदा हुआ था तो भाई इनकी दुकानें बंद पड़ गई थी, क्योंकि भाई गोजो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पे गोजो के पैदा होते ही पावर का इम्बैलेंस हो जाता है एंड फिर गोजो के डर के कारण अपने जान को बचाने के लिए ये चूहे की तरह छुप जाते एंड इसी रीजन के कारण वो गोटो के साथ मिल गए, क्योंकि भाई अगर गोजो सील हो जाएगा तो ये फिर से खुलेआम क्राइम करने लगेंगे और इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर यूजी एंड मेगुमी जीरो से फाइट करते एंड इनो उस ग्रैनी बुड्ढी के साथ फाइट करने चला जाता है, या फिर मेगुमी एंड यूजी दोनों अपने टीम वर्क से उस टकलू को हरा देते, जिससे फाइनली तीनों तलिस्मान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ भाई इनो की बैंड बज जाती है जब ग्रैनी उसकी खतरनाक टेक्निक यूज करती है, जिससे वो खुद को या फिर किसी और को किसी थर्ड पर्सन में शेप शिफ्ट कर सकती है, पर शर्त यह कि वो पर्सन मरा होना चाहिए। तो ऐसे ही भाई इस टेक्निक का यूज करके ये बुड्ढी अपने पोते को तोजी ज़ेनिन में बदल देती है, जिससे फिर इस पोते को तोजी की सारी एबिलिटीज मिल जाती है एंड वो सेकंड्स में इनो का भरता बना देता है एंड उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिससे फिर इनो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है कि तभी मेगुमी इनो को नोटिस कर लेता है एंड वो नुए की मदद से उसे बचा लेता है। इसके बाद मेगुमी इनो को एक सेफ जगह लेके जाने का ट्राई करता है एंड दूसरी तरफ यूजी अकेला ही शिबुया स्टेशन की तरफ निकल जाता है। और भाई स्टेशन पहुंचते यूजी का सामना हो जाता है चोसो से और फिर भाई दोनों में खतरनाक वाली फाइट शुरू हो जाती है। आफ्टर ऑल भाई चोसो को अपने भाइयों का बदला लेना था। वेल अब चोसो की टेक्निक की बात करें तो वो है ब्लड मैनिपुलेशन, जो कि बिल्कुल क्योतो स्कूल के नारुतो कामो जैसा ही है, पर फर्क इतना है कि क्योंकि चोसो एक हाइब्रिड है तो उसके कारण उसे वो ब्लड पैकेट्स की जरा भी जरूरत नहीं पड़ती एंड वो ब्लड को अपने आप रीजनरेट कर सकता है एंड बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज कर सकता है। और सिंस भाई चोसो नेचुरली एक टैलेंटेड सॉर्सरर है तो वो इजीली यूजी के सारे टैक्टिक्स को अडेप्ट कर लेता है एंड उसे काउंटर करके फटकाता है। जब फाइट के लास्ट में जाके चोसो ऑलमोस्ट यूजी को मार ही देता है एंड यूजी बेहोश हो जाता है। पर जैसे भाई चोसो यूजी को फिनिश करने वाला होता है तभी उसे कुछ तो फील होता है, ये वही सेम सेंसेशन होती है जो उसे फील हुई थी जब उसके भाई मरे थे। और ऐसे ही जब यूजी सेम ऐसे मौत के दरवाजे पे होता है तो वही सेम सेंसेशन अब चोसो को होती है। और डिफॉल्ट लॉजिक से ऐसा देखा जाए तो इसका मतलब यूजी चोसो का छोटा भाई है। और वहीं से सोचते ही चोसो का दिमाग हिल जाता है एंड वो मेंटली अनस्टेबल होने लगता है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है एंड वो चिल्लाते हुए वहां से भाग के चला जाता है। एंड फिर इसके बाद यूजी के बॉडी को नाना को एंड मिमी को ढूंढ लेते हैं, वही गेटो के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। फिर इसके बाद टीम नानामी का प्लान था कि उस प्लेटफॉर्म पे जाना जहाँ गोजो सील हुआ था, क्योंकि भाई मेकामारू के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रिज्म रेल्म वहीं पे है, जहाँ पे इस प्लान में नानामी के साथ होते माकी जेनिन एंड नाओबितो जेनिन। जब हम नाओबितो की बात करें तो भाई ये ग्रेड 1 सॉर्सरर है और जेनिन क्लैन का हेड भी, जिसने मेगुमी को खरीदने की डील की थी। वेल टीम नानामी जब जा रही होती है कि तभी उन्हें रास्ते में स्पेशल ग्रेड कर्स डैगन मिलता है। वैसे भाई डैगन तुम्हें याद ही होगा कि ये छोटा सा एक ऑक्टोपस सा दिखने वाला कर्स था और बहुत ही ज्यादा वीक था, पर भाई ह्यूमंस के लिए नफरत और हानामी के मौत के गुस्से के कारण वो अब इवॉल्व हो गया था और खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग बन गया था, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो अकेले इन तीनों को हरा सकता है। वेल भाई अब नाओबितो की टेक्निक की बात करें तो भाई इसके पास एक बहुत ही ज्यादा वाडिव टेक्निक है बाय द नेम प्रोजेक्शन सॉर्सरी, जिसमें नाओबितो को अपने दिमाग में ना 24 मूवमेंट्स को सोचना पड़ता है और टेक्निक उन्हें 1 सेकंड में एग्जीक्यूट करती है एंड फिर अगर वो किसी भी अपोनेंट को टच करे तो उस अपोनेंट को भी ये सारे 24 मूवमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं और अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज फ्रेम में हो जाएगा। आफ्टर ऑल भाई इसी टेक्निक
टेक्निक का यूज करके नाओबितो ने ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था एंड उसकी बैंड बजा दी थी, जिसके कारण फिर सबको अपनी औकात दिखाने के लिए ड्रैगन फाइनली अपने डोमेन एक्सपेंशन को ओपन करता है। और फिर भाई इस डोमेन एक्सपेंशन में ड्रैगन सबको बहुत ही ज्यादा पेलता है, क्योंकि भाई इस डोमेन एक्सपेंशन में ना ड्रैगन इनविजिबल पिरानास को समन कर सकता है जो कि अपोनेंट को खाकर काट कर मार देगी। एंड आफ्टर ऑल भाई इसी फाइट में फिर नाओबितो का एक हाथ भी कट जाता है एंड लास्ट में जाके माकी, नानामी एंड सब ऑलमोस्ट मरने ही वाले होते हैं कि तभी भाई अपना मेगुमी एंट्री मारता है अपने डोमेन एक्सपेंशन खोल के, और भाई सब लोग ऑलमोस्ट एस्केप करने वाले होते हैं कि तभी उस होल से एंट्री मारता है तोजी। वेल भाई अब ये कैसे हुआ, तो देखो भाई जब ग्रैनी ने अपनी टेक्निक यूज की थी तो उससे भाई उसके पोते को तोजी की सारी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज मिलनी चाहिए थी जब तक उसके पोते की कर्स एनर्जी खत्म ना हो। पर भाई इश्यू ये था कि भाई तोजी के बॉडी में कर्स एनर्जी है ही नहीं, इसलिए फिर इस टेक्निक के रूल्स ही फेल हो जाते हैं और एक ग्लिच हो जाता है, जिससे फिर तोजी की रियल सोल उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेती है। और भाई अब रियल तोजी आने के बाद वो एक एंडलेस किलिंग मशीन बन चुका है जहां उसे बस स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से फाइट करना है। और भाई वो आते ही सबसे पहले ग्रैनी ओगामी को ही टपका देता है, और ऊपर से भाई इसमें कोई कर्स एनर्जी इन्वॉल्व नहीं थी, तो इसका मतलब इसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, मतलब कि भाई तोजी हमेशा के लिए लड़ सकता है। तो भाई जैसे ही तोजी ड्रैगन के डोमेन में घुस जाता है तो उसे बहुत ही ज्यादा मिलता है एंड उसे आखिर में मार भी देता है। एंड फिर ड्रैगन के मरने के बाद डोमेन टूट जाता है एंड सभी लोग बाहर निकल जाते हैं कि तभी तोजी नोटिस करता है मेगुमी को, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेटा है, वेल उसे तो पता भी नहीं है कि मेगुमी उसका बेटा है, इसलिए क्योंकि वो द नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था। और भाई बात करें नानामी एंड नाओबितो के, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, तो इसलिए तोजी ने उन दोनों को इग्नोर किया एंड तुरंत ही मेगुमी को घसीट कर ट्रेन स्टेशन के बाहर लेके जाता है। वेल इसके बाद जैसे ही दोनों चले जाते वहां पे आ जाता है जोगो एंड फिर ड्रैगन की मौत का बदला लेने के लिए जोगो माकी, नानामी एंड नाओबितो को जिंदा जला देता है। और भाई जोगो दूसरी बार नाओबितो को जलाने ही वाला होता है कि तभी उसे सुकुना की प्रेजेंस फील होती है, स्पेसिफिकली उसके फिंगर्स की, क्योंकि मिमिको एंड नानाको ने एक फिंगर यूजी को खिला दी थी एंड उनका मोटिवेशन ये था कि वो सुकुना को जिंदा करके उससे फेवर मांगेंगे फेक गेटो को मारने के लिए, ताकि उन्हें अपने रियल मास्टर गेटो की बॉडी मिल सके। सो जोगो को ये सेंस होते वो विद इन सेकंड्स वहां पे पहुंच जाता है एंड उधर जाने के बाद जोगो अपने साथ जो 10 सुकुना के फिंगर्स लाया था वही फिंगर जो उसने जुजुत्सु हाई से चुराए थे वो एक साथ यूजी को खिला देता है, जिससे फाइनली किंग ऑफ कर्सेस सुकुना टेम्पररीली यूजी के बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। सबसे पहले मिमिको और नानाको को मार देता है क्योंकि वो सुकुना को गेटो को मारने का ऑर्डर दे रहे थे, और भाई सुकुना को कोई उसे ऑर्डर दे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर दूसरी तरफ सुकुना जोगो के साथ पेशेंट रहता है क्योंकि भाई जोगो ने उसे कुछ ऑर्डर नहीं दिया था, वो उल्टा सुकुना को एक सजेशन देता है कि वो यूजी के साथ एक बाइंडिंग वाउ कॉन्ट्रैक्ट बना ले जिससे कि उसे परमानेंट कंट्रोल मिल जाए। पर भाई जोगो को घंटा पता ही नहीं होता कि यूजी एंड सुकुना ने पहले ही एक ऐसी डील बना ली थी एन्चेंटमेंट वाली। पर स्टिल फिंगर्स के बदले में सुकुना जोगो को एक डील देता है जहां वो जोगो को बोलता है कि अगर तूने मेरे ऊपर एक भी हिट लैंड कराया तो मैं शिबुया के हर एक पर्सन को मार दूंगा सिवाय एक के, जो कि ऑफ कोर्स मेगुमी। और भाई इसके बाद जो होता है वो कोई नेचुरल डिजास्टर से कम नहीं होता, जहां जोगो एंड सुकुना में खतरनाक वाली फाइट होती है एंड दोनों सिटी को ही मेल्ट कर देते हैं। और भाई क्या ये फाइट सीन था जहां इस पूरे कार्नेज में जोगो हर एक तरीका ट्राई करता है जिससे कि वो सुकुना के ऊपर एक हिट लैंड कर सके, पर वो घंटा उसे टच भी नहीं कर पाता एंड फिर लास्ट में जाके सुकुना अपने फ्लेमिंग एरोस का यूज करके जोगो को जलाकर मार देता है। तो जोगो के मरने के बाद सुकुना सेंस करता है कि मेगुमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देखो सुकुना की फाइट के वक्त दूसरी तरफ तोजी अपने बेटे मेगुमी को ही पूरे शिबुया में हंट कर रहा होता है, जहां तोजी को ये पता नहीं होता कि मेगुमी उसका बेटा है एंड इवन मेगुमी को भी तोजी के बारे में पता नहीं होता कि वो उसका बाप है, क्योंकि उसने उसे कभी देखा ही नहीं था, जिसके कारण भाई तोजी मेगुमी को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है कि तभी तोजी को एक कनेक्शन फील होता है जिससे वो समझ जाता है कि ये उसका बेटा है एंड फिर वो मेगुमी से पूछता है कि तेरा नाम क्या है, जिसे सुन मेगुमी बोलता है मेगुमी फुशिउरो। और इसे सुनते ही भाई तोजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका बेटा जेनिन क्लैन में नहीं गया एंड फिर खुद ही अपने आप को मार देता है। वेल तोजी के मरने के बाद मेगुमी वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी कमजोर मेगुमी के ऊपर अटैक करता है हारुतो पाउटिया। वेल भाई इसे थोड़ी देर पहले नानामी ने इतना पीटा था पर फिर भी अभी भी ये सुधरा नहीं है। वेल भाई सिंस अब मेगुमी इतना ज्यादा थक चुका था कि उसके अंदर भाई लड़ने की कोई ताकत ही नहीं बची थी, और भाई इसी चीज का फायदा उठा के हारुतो उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, जिसके कारण मेगुमी फाइनली अपने 10 शैडोज टेक्निक का यूज करके द मोस्ट पावरफुल शिकिगामी को समन करता है बाय द नेम द डिवाइन जनरल माहोरागा। और भाई माहोरागा की बात करें तो भाई इसे हिस्ट्री में आज तक कोई भी टेम नहीं कर पाया है, क्योंकि भाई ये मॉन्स्टर है ही इतना स्ट्रॉन्ग जहाँ ये किसी भी अटैक को अडेप्ट कर लेता है, जिसके कारण भाई इसे हराने का बस एक ही तरीका है, एक ऐसा अटैक यूज करो जो कि माहोरागा ने कभी देखा ना हो और वो उसे 1 शॉट में मार दे। सो भाई फिर हारुटा की फील्डिंग सेट करने के लिए मेगुमी रिचुअल शुरू करता है, जहाँ इसका रूल होता है
कि ये रिचुअल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक महावरागा या फिर हारुटा दोनों में से एक मारा जाएगा। फिर इसके बाद महावरागा जैसे ही समन हो जाता है वो सबसे पहले मेगुमी को टपका देता है, जिससे मेगुमी टेक्निकली मरी जाता है। एंड फिर वो जाता है हारुतो को पकड़ने के लिए। एंड भाई महावरागा ऑलमोस्ट हारुतो को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे सुकुना आकर उसे बचा लेता है, इसलिए ताकि रिचुअल एंड ना हो। इसके बाद वो सबसे पहले जाके मेगुमी को हिल करता है, क्योंकि भाई उसके आगे के प्लान के लिए मेगुमी का जिंदा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भाई इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है महावरागा और सुकुना के बीच में। और भाई क्या ही फाइट सीन था यार, जहां सारे सुकुना के अटैक्स को महावरागा इजीली अडेप्ट कर लेता है। और फिर भाई महावरागा को अपने औकात दिखाने के लिए सुकुना यूज करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन मैलोवेरेंट श्राइन, जिससे कि वो लगातार महावरागा के ऊपर स्लैशेस करता है। एंड फिर फिनिशिंग अटैक में उसके ऊपर एक फ्लेमिंग एरो मारता है, जिससे कि फाइनली महावरागा जलकर मर जाता है। और भाई ये फाइट इतनी ज्यादा वाड़ी और मैसिव थी कि लिटरली आधी शिबुया सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड हजारों सिविलियंस मारे जाते हैं। एंड भाई इवन लास्ट में जाके सुकुना हारुतो को भी मार देता है। भाई यार फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ। फिर इस रैम्पेज के बाद सुकुना मेगुमी को शोको के पास ड्रॉप करता है एंड फिर फाइनली यूजी को होश आता है एंड वो अपने बॉडी का कंट्रोल वापस ले लेता है। और भाई होश में आते ही यूजी हाफ डिस्ट्रॉयड शिबुया सिटी को देखता है। और भाई सुकुना ने जो मैसेकर किया था एंड हजारों लोगों को मारा था उसे याद करके यूजी तो लिटरली उल्टी कर देता है एंड भाई जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाता है। वो बोलता है मुझे मरना चाहा था, मैं एक मॉन्स्टर हूँ मॉन्स्टर। फिर इसके बाद भटकते भटकते यूजी एक स्टेशन के अंदर जाता है। वहाँ वो देखता है नानामी एंड माहितो को, जहाँ फिर माहितो यूजी के सामने ही नानामी को मार देता है। और भाई इसे देखते ही यूजी इंसेन हो जाता है एंड जोर से चिल्लाने लगता है और माहितो को बोलता है कि ये तूने क्या किया माहितो, कितने लोगों की जान लिए। जिसे सुन ऑफ कोर्स भाई माहितो हंसने लगता है एंड इवन जुनपे की मौत का मजाक उड़ाता है। अभी यूजी दौड़कर माहितो के ऊपर अटैक करता है एंड फिर दोनों में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ इस फाइट में माहितो और भी ज्यादा सिविलियंस की जान लेने लग जाता है ताकि वो यूजी को डिस्ट्रैक्ट कर सके। एंड तभी भाई माहितो ऑलमोस्ट यूजी को मारने वाला होता है कि तभी उसके बॉडी से 3 नेल्स निकल जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, जिसे देख यूजी समझ आता है कि ये सब नोबारा का किया हुआ है। फिर इसके बाद हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब गोजो सील हुआ था तो यूजी को ढूंढने के लिए माहितो ने अपना एक क्लोन बना लिया था और यही माहितो का दूसरा क्लोन नोबारा के साथ फाइट कर रहा होता है। एंड उसी फाइट के वक्त नोबारा अपने स्ट्रॉडल टेक्निक का यूज करके माहितो को बहुत ही ज्यादा इंजोर कर देती है, जिससे फिर रियल माहितो के ऊपर वो अटैक इन्फ्लिक्ट हो जाता है। जहाँ इस क्लोन के बारे में देखें तो ये भाई माहितो के रियल वर्जन से ज्यादा वीकर होता है एंड वो आइडल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकता। सो भाई यूजी माहितो की इस कंडीशन को देख जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे भाई बहुत ही ज्यादा पेलता है। पर तभी माहितो उसके बॉडी को डिवाइड करके भागने लग जाता है। दूसरी तरफ वो क्लोन भी भागने लग जाता है एंड उसके पीछे नोबारा भागने लगती है। इसके बाद माहितो का वो क्लोन रियल माहितो के पास आ जाता है कि तभी यूजी नोटिस करता है कि रियल माहितो दूसरी तरफ भाग रहा है एंड वो देखता है दूसरी तरफ होती है नोबारा। वेल इसे देख यूजी समझ जाता है एंड वो चिल्लाकर नोबारा को भागने बोलता है। पर भाई इससे पहले कि नोबारा कुछ समझे माहितो उसे टच कर लेता है। आई मीन वैसे टच नहीं करता, चेहरे को टच करता है। इसके बाद फिर भाई नोबारा अपने पास्ट मेमोरीज को देखती है एंड फिर यूजी के सामने गिर के मर जाती है। नोबारा की मरी हुई बॉडी को देख यूजी नोबारा के साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है एंड इसे सोच भाई यूजी रोने लगता है एंड अंदर से वो मर जाता है एंड वो काइंड ऑफ एक ही जगह पे खड़ा हो जाता है। वेल यूजी को अंदर से तोड़कर माहितो पीछे से उसके ऊपर हंसने लगता है। भाई यार गुस्सा आता है ना इसको देखकर। वेल इसके बाद फिर वो यूजी के ऊपर पीछे से अटैक करता है एंड भाई यूजी को वो बहुत ही ज्यादा मारता है, मतलब कि उठा उठा के पटक के घुसे लाते सब कुछ मारता है उसे। पर भाई यूजी दूसरी तरफ कुछ भी नहीं करता, वो बस मार खाते रहता है एंड वो बस शांत बैठता है, सरेंडर कर देता है। और भाई माहितो फिर ऑलमोस्ट यूजी को मारने ही वाला होता है कि तभी हमें एक क्लैप की आवाज आ जाती है और इससे हमें पता चल जाता है कि यूजी का भाई टोडो मैदान में आ चुका है। वेल टोडो यूजी को बचाने के बाद उसे बोलता है उठो ब्रदर, अभी तो बैटल शुरू हुआ है। इसे सुन भाई यूजी जमीन पे लेटे ऐसे रोने लगता है और बोलता है कि मैं और नहीं लड़ सकता। वो बोलता है मेरे दोस्त नानामी नोबारा सब मारे गए एंड इवन सुकुना ने हजारों सिविलियंस को मार दिया है और जोर से रोने लगता है एंड बोलता है कि मैं एक मर्डरर हूँ मर्डरर, मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकता। लाइक लिटरली भाई यूजी का मेंटल ब्रेक डाउन ही हो जाता है उस वक्त। वेल फिर यूजी की बात सुन टोडो बोलता है क्या तुम भूल गए हम जुजुत्सु सॉर्सरर है और जब तक हम जिंदा है हमारे साथ ये हारे नहीं है, तो तभी मरेंगे जब हम हार मान लेंगे। सो अभी आंसर की चिंता मत करो और खड़े हो जाओ और अपनी ड्यूटी पूरी करो एज अ जुजुत्सु सॉर्सरर। इसे सुन भाई यूजी फाइनली होश में आ जाता है एंड फिर नीटा उसे हील करता है एंड वो ये भी बोलता है कि नोबारा शायद से बच सकती है पर इसके चांसेस ऑलमोस्ट 0 ही है। फिर जल्दी से नोबारा की बॉडी लेकर नीटा वहां से चला जाता है।
इसके बाद दोनों भाई टोडो एंड यूजी मिलकर माइतो के ऊपर फुल अटैक करते हैं। और भाई क्या ही फाइट सीन था ये, जहाँ टोडो अपनी टेक्निक बूगी वूगी का यूज करके माइतो को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता है कि उसकी बैंड ही बच जाती है, जिससे फिर माइतो को भी उन्हें हराने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। पर इवेंचुअली माइतो उस अटैक से अडेप्ट होने लग जाता है एंड इसके बाद फिर वो अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करके टोडो के एक हाथ को काट देता है एंड उसे खतरनाक वाला इंजूर कर देता है। एंड इसे देख फिर माइतो को लगता है कि अब टोडो उसकी बुगी वुगी वाली टेक्निक यूज नहीं कर सकता, पर धप्पा टोडो अभी भी अपने टेक्निक को यूज कर सकता है, जहां वो यूजी को वहां पे बुलाता है एंड यूजी फिर अपने ब्लैक फ्लैश से माइतो के ऊपर अटैक करता है एंड उसे खतरनाक वाला इंजूर कर देता है। इसके बाद भाई माइतो अपने एक नए पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है, जहाँ वो अपने ऊपर आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को यूज करके अपने एक नए फॉर्म को अवेकन कर देता है। जिसके बाद फिर भाई माइतो यूजी को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है, पर भाई यूजी भी अपना मेन कैरेक्टर है, वो भी अपने न्यू पोटेंशियल को अनलॉक करता है, जहाँ वो यूज करता है ब्लैक फ्लैश विथ मैक्सिमम कर्स एनर्जी। और भाई ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये लिटरली इम्पॉसिबल है, लाइक कोई भी सॉर्सरर इस टेक्निक को यूज ही नहीं कर सकता प्रैक्टिकली, पर यूजी भाई ये करके दिखाता है एंड वो फाइनली माइतो को हरा देता है, जिससे माइतो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और भाई क्या ये सीन होता है, फुल गूज़बम्स आ गए थे यार मुझे तो, जहाँ पे माइतो फुल अपने घुटने पर बैठकर यूजी से जीने की भीख मांगता है, पर यूजी से बोलता है मैं तेरे जैसा ही हूँ, मैं तुझे हमेशा मारूंगा, तू चाहे न्यू कर्स के फॉर्म में आ जाए आई विल किल यू, चाहे तू अपना भेस बदल के आ जाए, नाम बदल के आ जाए, आई विल अगेन किल यू, मैं हमेशा सालों तक तुझे और तेरे जैसे कर्सेस को मारता रहूंगा और यही मेरा मिशन है अब। और इसे सुन भाई तो अपना डॉगी पोजीशन में फुल कांपने लग जाता है और भाई लिटरली रोने ही लग जाता है। फिर इसके बाद फिर माइतो रेंगते हुए भागने लग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, कि तभी माइतो के सामने आ जाता है फेक गेटो, जहाँ वो माइतो को बचाने की जगह उसे ही एब्जॉर्ब करके मार देता है एंड उसे खा जाता है। वेल इसके बाद सारे सॉर्सरर एंड चोसो आकर फेक गेटो के ऊपर अटैक करते, जहाँ चोसो बोलता है कि तू पहले नोरिटोशो कामो की बॉडी में था ना, जिसे सुन भाई सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और यही पे हमें पता चलता है कि देखो फेक गेटो ऐसा मानता है कि कर्स एनर्जी से सिर्फ सॉर्सरर्स और कर्सेस नहीं कुछ और भी बन सकते हैं, और इसलिए उसने 100 साल पहले नोरिटोशी कामो के बॉडी का यूज करके हाइब्रिड मतलब कि वो डेथ पेंटिंग्स बनाए थे। पर चोसो और उसके भाई उसके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, जहाँ वो खुद बोलता है कि मैंने जो बनाया था वो मेरे पोटेंशियल से ही लिमिटेड था, जिसके कारण वो सोचता है कि अगर वो इतना ज्यादा कैओस मचा दे जिसे वो खुद भी कंट्रोल ना कर पाए तो इससे एक नया टाइप का ह्यूमन पैदा हो सकता है। और यही कैओस क्रिएट करने के लिए उसे माइतो चाहिए था, स्पेशली उसकी टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन। सो इस पूरे कैओस को क्रिएट करने के लिए फेक गेटो ने माइतो की टेक्निक का यूज करके मास्टर तेंगेन के बैरियर को ही हाईजैक कर लिया। यहाँ हमें फर्स्ट टाइम पता चलता है कि मास्टर तेंगेन जो कि पिछले 1500 साल से जिंदा है, वो पूरे जापान के बैरियर सिस्टम को मेंटेन करता है। एंड फिर इस पावर का ही यूज करके फेक गेटो ने जापान में 2 तरह के लोगों को टारगेट किया। पहले जैसे कि जुनपे जैसे लोग, जिनके पास कर्स टेक्निक तो थी लेकिन उनका दिमाग सॉर्सरर वाला नहीं था। गेटो ने उनके ब्रेन्स को फिर रिमोटली रिवायर कर दिया ताकि वो टेक्निक को यूज कर सके। और दूसरी कैटेगरी थे कर्स ऑब्जेक्ट वेसल, ये वो लोग थे जो कि कोई कर्स ऑब्जेक्ट को खा चुके थे, बिल्कुल यूजी के जैसे। और इससे हमें पता चलता है कि फेक गेटो ने एक्चुअली में पिछले 1000 सालों से एशियन सॉर्सरर के साथ डील करके रखा था और इन कर्स ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पर्सन को खिला दिया था। इसके साथ हमें यह भी पता चलता है कि इस चीज का विक्टिम मेगुमी की बहन सुकीमी भी है। इसके बाद फिर फेक गेटो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सारे नए और पुराने सॉर्सरर आपस में किल टू ईच अदर वाली फाइट करे, क्योंकि तभी ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी। और यही फाइट को हम देखेंगे सीजन 3 के कलिंगे मार्क में। फिर इसके बाद फिर फेक गेटो उरामे के हेल्प से यूजी को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है कि तभी यूकी वहां पे आ जाती है एंड यूजी को बचा लेती है। पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद फेक गेटो वहां से निकल जाता है, पर जाते जाते वो 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ कर्सेस को रिलीज कर देता है। एंड फिर इस कर्सेस के झुंड की वजह से वो प्रिजन रेल को आराम से लेके भाग जाता है, क्योंकि भाई अब सॉर्सरर और गवर्नमेंट का पूरा फोकस सिविलियंस को बचाने में लग जाता है। फिर ये सब मैटर होने के बाद एनिमे में हमें दिखाया जाता है कि अननोन पॉलिटिशियन डिबेट कर रहे होते कि अब क्या करा जाए, क्योंकि भाई टोक्यो के अब हर एक कोने में कर्सेस तबाही मचा रहे होते हैं एंड मिलियंस ऑफ लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा होता है। एंड इसी वक्त भाई पब्लिक को पहली बार बताया जाता है कि कर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, पर झूठ बोला जाता है कि कर्सेस सिर्फ टोक्यो में ही होती है, ताकि भाई सारी नेगेटिव एनर्जी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो। एंड इसी चक्कर में भाई फिर जापान की इकोनॉमी भी गिर जाती है एंड फिर ये हारामी में अपने सारे जापानीज असेट्स बेच देते हैं और अपने भाई उई की टेक्निक का यूज करके देश छोड़कर भाग जाती है। और भाई यही पे हम वो फेमस सीन को भी देखते हैं। ये सब के बाद ना जुजुत्सु सोसाइटी के हायर अप्स 5 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन करते हैं। पहला, सिंस गेटो अब जिंदा है तो उसको मारने की डेथ पेनल्टी दे देते हैं। दूसरा, गोजो अब एक क्रिमिनल बन चुका है, जहाँ पे वो गोजो को शिबुया इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जहाँ वो गोजो को अब जुजुत्सु हाई के सोसाइटी से ही निकाल देते हैं एंड अगर कोई भी उसे सील के अंदर से बाहर निकालेगा तो वो एक क्राइम है।
वेल भाई मेन रीजन हायर अप्स इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो गोजो से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि भाई गोजो उनकी कभी बात ही नहीं सुनता था और ये उनके लिए एक परफेक्ट मोमेंट था गोजो को हमेशा के लिए सील करने के लिए। तीसरा, भाई प्रिंसिपल यागो को भी डेथ पेनल्टी दे देते क्योंकि भाई वो गेटो और गोजो का टीचर था। चौथा, सिंस अब गोजो ही यूजी को बचाने के लिए नहीं है तो यूजी को तुरंत ही एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। पांचवा, यूजी को मारने वाला और कोई नहीं यूटा ओकुत्सुए और यही उसका नेक्स्ट मिशन है। वेल इसके बाद सीजन के एंड में हम देखते हैं कि शिबुया इंसिडेंट के बाद हायर अप्स यूटा को वापस बुला लेते हैं, जहां हम यूटा को देखते हैं कि वो टोक्यो में सारे कर्सेस को मार रहा होता है। और जब भाई यूटा को पूछा जाता है कि क्या वो यूजी को मारेगा, तब भाई यूटा बहुत ही ज्यादा ईगर दिखता है। इसका मतलब कि भाई यूटा खुद अपनी मर्जी से यूजी को मारना चाहता है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि भाई सुकुना के रैम्पेज के वक्त इनुमाकी का एक हाथ ही कट गया था और भाई इनुमाकी यूटा का सबसे अच्छा दोस्त थे। और भाई यही पे अपनी सीजन 2 की कहानी फाइनली खत्म हो जाती है। वेल अब यूजी यूटा के हाथों से बच पाएगा क्या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। और भाई क्या गोजो उस प्रिजन से निकल भी पाएगा क्या नहीं, ये भी हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। वेल भाई अब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सीजन 3 के लिए, क्योंकि भाई उसमें हम देखने वाले कलिंग गेम आर्क को, और इसमें भाई वन ऑफ द मोस्ट बैडएस एंड वार्ड फाइट सीन्स होने वाले। मैं बोल रहा हूँ भाई तुम लोग इस सीजन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो भाई जल्दी से जाओ और आराम से जेजेके का सीजन 3 देखो। तो भाई आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और भाई प्लीज करो यार इस बार तो, क्योंकि भाई इस वीडियो में बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट। 涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さに散々curseしてたのに Gone too fast now I miss the heat